हेलो एवरीवन, दिस इज अमनदीप कुमार। वेलकम बैक टू आवर चैनल 85 बायोलॉजी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 8, जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। और इस लेक्चर में हम लोग इंजाइम के बारे में फुल डिटेल स्टडी करने वाले हैं और साथ ही साथ उसके कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलो जल्दी से एनसीईआरटी को निकाल लो और हाईलाइटर को भी साथ में निकाल लेना, और जो पॉइंट एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट करते जाना, और जो पॉइंट एनसीईआरटी में ना लिखे हो उसे एनसीईआरटी में ही नोट डाउन करते जाना। चलो यार, टाइम को ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान देना, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पे तुम लोग ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे तुम्हें इस क्लास का पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। और ये हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पे तुम लोग ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे तुम्हें डेली के शॉर्ट्स, ट्रिक्स और एनसीईआरटी के हैक्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है इंजाइम। हम लोग पिछले क्लास में इंजाइम का इंट्रोडक्शन देखे थे, लेकिन आज हम लोग कुछ और लेके आए, इसलिए हम लोग आज अच्छे से पूरे इंजाइम को स्टडी करते हैं। पिछले बार जो पढ़े थे उसको भूल जाओ, आज जो पढ़ेंगे वहां से याद रखना। ठीक है, और वही इंपॉर्टेंट होने वाला भी है। तुम लोग देखो, अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ते हो, ये लेक्चर देखते हो इंजाइम का, तुम लोग एक वर्ड भी इंजाइम का इससे बाहर का नहीं पूछेगा नीट में। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे ज्यादा दिया हुआ है, कम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा दिया हुआ है, कम नहीं है कंटेंट। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर से तुम लोग अगर पढ़ लिया, इससे बाहर का कुछ तो पूछना ही नहीं है नीट एग्जाम में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इंजाइम। तो इंजाइम आर प्रोटीनेसियस बायोकैटलिस्ट। ठीक है, इंजाइम आर प्रोटीनेसियस कहने का मतलब है कि जितने भी इंजाइम्स होते हैं वो सारे प्रोटीन नेचर के बने होते हैं। ठीक है, अच्छा, और बायोकैटलिस्ट इंजाइम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो बायोकैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। बायोकैटलिस्ट कहने का क्या मतलब है, तो देखो बायो का मीनिंग है कि लिविंग। ठीक है, लिविंग यानी लिविंग बॉडी यानी हम लोग। ठीक है, हमारे अंदर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो होता है जो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में बिना खुद इन्वॉल्व हुए, ठीक है, ऐसा सॉरी, कैटलिस्ट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें बिना इन्वॉल्व हुए वो उस रिएक्शन को, रिएक्शन के रेट को, वो उस रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, स्पीड कर देता है, मतलब कि इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। तो यहाँ पे बट लिखा है बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट कहने का मतलब कि हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हो, कोई भी रिएक्शन हो रहा हो, या तो एनाबोलिज्म हो या फिर कैटाबोलिज्म हो रहा हो, ठीक है, उसमें उस रिएक्शन के रेट को अगर फास्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे इंजाइम डालते हैं, और वही इंजाइम आता है बायो कैटलिस्ट के रूप में। ठीक है, वहां पे हालांकि आता है कैटलिस्ट में, लेकिन वो कैटलिस्ट मेनली होता है कौन, इंजाइम ही होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जान लो कि जो एंजाइम होता है वो हम लोग तो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट के ग्रुप में आता है। मतलब हमारे बॉडी में जो यूज होते हैं एंजाइम जितने भी, वो सारे बायो कैटलिस्ट के रूप में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो एंजाइम का जो टर्म है वो किसने दिया था, तो कुहन ने दिया था। कुहन साइंटिस्ट का नाम है जो इन्होंने एंजाइम टर्म दिया था। ठीक है, उसके बाद बचनर भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज किया था, सबसे पहला डिस्कवर किया था एंजाइम कहाँ पे, तो ईस्ट में। ईस्ट में एंजाइम, एक जाइमेज नाम का एंजाइम है जिसका डिस्कवर किया था किसने, बुचनर ने डिस्कवर किया था। उसके बाद द फर्स्ट प्यूरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड एंजाइम वाज यूरियस। जो सबसे पहला प्यूरिफाइड और क्रिस्टलाइज, सबसे पहले बार खोजा गया यानी प्यूरिफाई किया गया और क्रिस्टलाइज किया गया एंजाइम, उस एंजाइम का नाम था यूरियस नाम था। और किसने किया था, जेबी समनर ने किया था। कहाँ से किया था, तो कैनाविलिया, कैनाविलिया का एक और नाम है जैकबिन, जो कि एक प्लांट है, लोबिया प्लांट इसका कॉमन नेम है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि लोबिया प्लांट से जेबी समनर ने एक एंजाइम को प्यूरिफाई और क्रिस्टलाइज किया था, जिस एंजाइम का नाम था क्या, यूरियस। ठीक है, उसके बाद एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। अब देखो एंजाइम का डेफिनेशन है, एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट होता है जो कि बना होता है प्रोटीन का। ठीक है, तो एंजाइम क्या होता है, एक बायोकैटलिस्ट होता है। बायोकैटलिस्ट का तो मतलब हम समझ गए, बायो यानी कि जो लिविंग बॉडी, जो लिविंग बॉडी के अंदर में जितने भी रिएक्शन हो रहे हो, उस रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए, उस रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए उस रिएक्शन के रेट को फास्ट कर दे, वही होता है कैटलिस्ट। और हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है इसलिए हम उसमें लगा दिए बायो, तो बन गया क्या, बायो कैटलिस्ट। ठीक है, एंजाइम क्या है, एक बायो कैटलिस्ट है जो कि बना होता है प्रोटीन का भी बना होता है, लेकिन एक्सेप्ट राइबोसोम, इस पे भी ध्यान मत दो, एक्सेप्ट राइबोसोम क्यों लिखा है हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ध्यान दो इस पे कि जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अब क्या करता है ये, विच इंक्रीज द रेट ऑफ ए बायोकेमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखो एंजाइम का काम क्या है, जैसे कि हम बताएं कि एंजाइम एक तरह क्या बायोकैटलिस्ट है, एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट है। ठीक है, तो क्या करेगा ये, तो
कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हम यानी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रहा हो उसके रेट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। अच्छा कैसे इंक्रीज करेगा भाई, तो उसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे फर्दर, ठीक है। अगर पढ़े हो जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो हम लोग आगे देखेंगे, आगे इसी लेक्चर में देखने वाले हैं, थोड़ी देर में देखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट डिस्कवर राइबोजाइम बाज। देखो राइबोजाइम के बारे में कि राइबोजाइम क्या होता है, ठीक है। राइबोजाइम क्या होता है कि जितने भी एंजाइम्स है वो सारे बने होते हैं तुम्हारा प्रोटीन का, लेकिन राइबोजाइम, नीचे वाला लाइन देखो, नीचे वाला जो स्टेटमेंट है ये वाला, जितने भी एंजाइम है वो सारे बने होते हैं प्रोटीन का, लेकिन जो राइबोजाइम, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, एसएनआरपीज, राइबोन्यूक्लियोस पी, ये सारा आरएनए नेचर का होता है। ये सारे भी एक प्रकार के एंजाइम ही है, लेकिन ये प्रोटीनेसिस मतलब प्रोटीन नेचर के नहीं होते हैं, ये आरएनए नेचर के होते हैं, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद आओ यहाँ पे, फर्स्ट डिस्कवर राइबोजाइम, जो सबसे पहला डिस्कवर हुआ था राइबोजाइम वो था L19 आर्नेस। किसने किया था, तो टी चेक ने किया था, ठीक है। टी चेक एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने पहला राइबोजाइम का डिस्कवर किया था। उस राइबोजाइम का नाम क्या था, तो L19 आर्नेस नाम था। कहाँ से किया था, तो एक प्रोटोजोआ था जिसका नाम था टेट्राहाइमेना थर्मोफिलिया। टेट्राहाइमेना थर्मोफिलिया नाम का एक प्रोटोजोआ था, उसके आरएनए से डिस्कवर किया था एक राइबोजाइम जिसका नाम था L19 आर्नेस। किसने किया था, तो टी चेक ने किया था, ठीक है। उसके बाद आरएनएस पी और राइबोन्यूक्लियोस पी बाय अल्टमैन इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखो आरएनएस पी बोल दो या फिर राइबोन्यूक्लियोस पी बोल दो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इसका डिस्कवर किया था किसने, अल्टमैन ने किया था। कहाँ किया था, तो प्रोकैरियोटिक सेल में किया था, ठीक है। तो ये था एंजाइम का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग आगे चलते हैं, एंजाइम को फर्दर और देखते हैं। इसमें है कि एन एंजाइम हैज अ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड समटाइम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या करता है, देखो जैसे कि जो एंजाइम है वो तो बना है प्रोटीन का ही बना है भाई, ठीक है। जब प्रोटीन हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहां पर देखे थे कि प्रोटीन का 4 स्ट्रक्चर होता है, 4 फॉर्म होता है प्रोटीन। पहला होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, ठीक है। तो जब एंजाइम जब प्रोटीन से ही बना है तो एंजाइम का भी तो 4 स्ट्रक्चर होगा ही होगा, ठीक है। तो एंजाइम का भी वही कर रहा है यहाँ पे कि एंजाइम का भी 4 स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और कभी कभी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी देखा जाता है एंजाइम का, लेकिन ज्यादातर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है एंजाइम का वो होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा इस डायग्राम का भी बात नहीं कर रहे हैं, डायग्राम पे आएंगे, पहले ये वाला देखो नीचे अभी। अब देखो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ना एंजाइम का, अब एंजाइम का टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलो या फिर प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलो। जब प्रोटीन का जब टर्शियरी स्ट्रक्चर तुमने देखा था तो उसमें क्या था, क्या हो रहा था कि जितने भी अमीनो एसिड्स थे वो आपस में फोल्ड हो रहे थे और दो अमीनो एसिड्स सब क्रिस क्रॉस कर रहे थे एक दूसरे से, और क्रिस क्रॉस करके बहुत सारे सर्वाइसेस और पॉकेट्स का फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। और इसी पॉकेट्स और सर्विसेज का हम लोग नाम देते हैं एक्टिव साइट, जो कि एंजाइम में पाया जाता है। अच्छा इस एक्टिव साइट का काम क्या होता है कि एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज सर्विसेज और पॉकेट्स इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट फिट। एक्टिव साइट एंजाइम में पाया जाता है, ठीक है। एंजाइम में तुम्हें बहुत सारा सर्विसेज और पॉकेट्स देखने को मिलेंगे जिसे हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं। अच्छा उस एक्टिव साइट में क्या होता है कि सबस्ट्रेट आके फिट होता है, ठीक है। थस एंजाइम थ्रू व्हिच देयर एक्टिव साइट कैटलाइज रिएक्शन एट अ हाई रेट। अच्छा अब भाई इस एक्टिव क्यों होता है एक्टिव साइट, क्यों इसमें सबस्ट्रेट आके फिट करता है, इसका बात है। देखो एंजाइम है, एंजाइम में एक्टिव साइट्स है, ठीक है। इस एक्टिव साइट्स में सबस्ट्रेट आके फिट हुआ। अब ये जो होता है ना इस प्रोसेस से के दौरान क्या होता है कि ये सॉरी जो एंजाइम का काम है, एंजाइम का काम है तुम्हारा कि कोई भी रिएक्शन को कैटलाइज करना और उसके रेट को बढ़ा देना। तो जो रेट बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो होता कैसे, तो सिंपली बेसिकली यही है कि एंजाइम के जो एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आते हैं और आकर के सबस्ट्रेट पहले बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर बनाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और फिर जाकर प्रोडक्ट जो है वो निकल जाएगा और एंजाइम एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पर जो एंजाइम किसकी तरह तुम्हारा काम किया, एंजाइम एक सरफेस एरिया के जैसा काम किया, सरफेस के जैसा काम किया कि ये देखो तुम्हारा सरफेस है, इसमें तुम्हारा सबस्ट्रेट आया, ठीक है, एंड रिएजेंट आया, रिएक्टेंट आया, दोनों आके आपस में रिएक्ट किया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तुम्हें ऐसे भी हो ही रहा था, लेकिन एंजाइम के कारण उस वो जो रिएक्शन था वो जल्दी हो गया, ठीक है। जैसे ऊपर आप डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या है, ये एंजाइम है, इसमें देखो पॉकेट सर्वाइसेस पॉकेट्स है, इसको हमने नाम दिया एक्टिव साइट नाम दे दिया, ठीक है। अब लोग यहाँ पर सुक्रोज देखा, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि सुक्रोज आकर के इसमें आकर फिट हुआ, ठीक है। तो ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे पानी आया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सुक्रोज को तोड़ रहे हैं। सुक्रोज को जब तोड़ते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जब पानी आया, पानी इसको मिल गया, अब देखो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होगा, ग्लूकोज निकल जाएगा अलग, फ्रुक्टोज निकल जाएगा अलग, और जो एंजाइम था वो एज इट इज जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में था उसी तरह से यहाँ पर भी रह जाएगा।
तो एंजाइम का काम क्या किया, एंजाइम तो जैसे था वैसा ही रह गया, एंजाइम में तो कुछ पार्टिसिपेट किया ही नहीं, एंजाइम क्या किया, एक सरफेस के जैसा काम किया, ठीक है। अच्छा, एंजाइम में भी कौन कौन काम किया सरफेस के जैसा, एक्टिव साइट में ही ना, जैसे एंजाइम तो है ऐसे एज इट इज था, ठीक है, उसके एक्टिव साइट में ना जो सबस्ट्रेट था वो एक्टिव साइट में आया ना, और एक्टिव साइट में आ करके उस रिएक्शन को कैटालाइज किया हाई रेट पे, और उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दिया और प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो कोई भी अगर एंजाइम है उसमें एक्टिव साइट होता ही होता है, और एक्टिव साइट के अलावा भी अगर कोई हमें सर्विसेज और पॉकेट्स देखने को मिलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कैटलिस्ट का, जो कि हमने पढ़ा था कैटलिस्ट दो प्रकार का होता है, जो हमारा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है यानी बायो कैटलिस्ट है उसको तो हम लोग एंजाइम बोल रहे हैं, जो कि ये वाला ग्रुप है। कैटलिस्ट दो प्रकार का होता है, एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, एक होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट में एंजाइम आ गया जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो कि हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, उसके बारे में भी होता है, वो भी मतलब कैटलिस्ट का एक पार्ट ही है। वो देख लो दोनों में डिफरेंस क्या है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट में। तो देखो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होता है ना वो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा इफिशियंट होता है, जबकि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जब ज्यादा करते हैं, तो जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है यानी कि जो एंजाइम होता है वो उसका जो इफिशियंसी है वो घट जाता है। कैसे घटता है, क्योंकि जो एंजाइम होता है वो डीनेचर करने लगता है, टूट जाता है, ठीक है। कैसे टूटता है ये हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझेंगे, पहले ये वाला खत्म कर लेते हैं पूरा जो टेबल है। अब जो देखो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का नेचर इनऑर्गेनिक नेचर का होगा, ठीक है, और ये परफॉर्म करेगा कैटालिसिस कहाँ, बॉडी के बाहर में। लेकिन जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है वो प्रोटेनेसिस नेचर का होता है, और ये कैटालिसिस को परफॉर्म करता है कहाँ, हमारे बॉडी के अंदर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है इसका एफिशिएंसी बहुत ही लो होता है, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है उसका इफिशियंसी लो होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, इसलिए इसका इफिशियंसी कम होता है। लेकिन जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है इसका इफिशियंसी हाई होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो टेबल है इसको समझो, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट को समझना है। फर्स्ट वाला पॉइंट में कैसे जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो इंजाइम है वो डिनेचर कर जाता है और उसका इफिशियंसी कम जाता है। कैसे, देखो होता क्या है ना, ये तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन इधर है, इधर तुम्हारा टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो ये आया एक, यहाँ पे सबसे ज्यादा यहीं पे हो गया एकदम हाई, इसको बोल दिए हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर। एकदम पिक पॉइंट वाले को क्या बोलते हैं, जहां पर कि एंजाइम का जो नेचर है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। जहां पर एंजाइम क्या होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अगर इससे इधर जाओगे तो इनएक्टिव हो जाएगा, इससे इधर जाओगे तो डिनेचर कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, बेसिकली होता क्या है ना कि जब क्या बोलते हैं, जब टेम्परेचर जब कम रहता है तो एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव रहता है। लेकिन वही जब टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाता है ना तो डिनेचर करता है, क्योंकि जो एंजाइम तो बना होता है प्रोटीन का ही, तो जो प्रोटीन का जो नेचर रहेगा वही सेम टू सेम एज इट इज तुम्हारा एंजाइम का भी रहेगा। जो प्रोटीन को जो तुम जब कम टेम्परेचर पे रखोगे तो वो इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब इनएक्टिव से तुम प्रोटीन को इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव ले जा सकते हो उसका टेम्परेचर को बढ़ा करके, लेकिन वही अगर प्रोटीन को तुमने ज्यादा अगर हीट कर दिया और प्रोटीन डीनेचर हो गया तो वापस उसे रीनेचर नहीं कर सकते। उसी तरह से एंजाइम को एक बार तुमने जब डीनेचर कर दिया, मतलब ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, एंजाइम एक बार ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, तो उसे तुम वापस से रीनेचर नहीं कर सकते हो, ठीक है। यही यहाँ ग्राफ में दर्शा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब टेम्परेचर कम था तो यहाँ पर क्या था, ये इनएक्टिव था, ठीक है। लेकिन वही जब क्या बोलते हैं टेम्परेचर जब बढ़ गया, ज्यादा हो गया, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा हुआ तो क्या कर गया, एंजाइम डीनेचर हो गया। और ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम था टेम्परेचर तो एंजाइम कैसा हो गया, इनएक्टिव फॉर्म में चला गया। इनएक्टिव से तुम एक्टिव फॉर्म में ले जा सकते हो, लेकिन डीनेचर फॉर्म से रीनेचर फॉर्म में नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो ये था तुम्हारा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो चलो चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल कंपाउंड अंडरगो टू टाइप ऑफ चेंजेस। जो केमिकल कंपाउंड जितने भी होते हैं उसमें दो तरह का चेंजेस देखने को मिलता है, एक होता है केमिकल चेंजेस, एक होता है फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है जिसमें कि शेप का चेंज हो रहा हो, ठीक है। कोई भी ऐसा केमिकल है जिसमें कि उसका केमिकल या कंपाउंड कुछ भी है, कंपाउंड का उसका शेप का चेंज हो रहा है बिना बॉन्ड को टूटे हुए, मतलब उसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड का ब्रेकिंग या फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ उसका शेप चेंज होता है। जैसे कि देखो जब आइस आइस जब वाटर आइस जब मेल्ट करता है तो वाटर बनता है, वाटर जब
गैसेस फॉर्म में जाता है तो वेपर बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो आइस है, आइस का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, वाटर का भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, वेपर का भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, किसी का भी यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेक नहीं हो रहा है, ना बॉन्ड का कोई फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहे हैं, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर स्टेट जो स्टेट चेंज हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है सिर्फ इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, फिजिकल चेंज हो गया। और केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक बॉन्ड टूटता है तो एक बॉन्ड नया कहीं ना कहीं बन रहा होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है इन केमिकल चेंज बॉन्ड और ब्रोकन, इसमें बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कब, तो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान यहाँ पे नया बॉन्ड बनता है और पुराना बॉन्ड टूटता है, ठीक है। और जब तुम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़े भी होगे केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर देखे होगे कि जब पुराना बॉन्ड टूट रहा होता है तो इसका मतलब अंदाजा तुम लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं नया बॉन्ड बन रहा होता है। जब नया बॉन्ड बन रहा होता है तभी जाकर के पुराना बॉन्ड टूटता है, ऐसे पुराना बॉन्ड नहीं टूटता है, ठीक है, सच्ची घटना पे आधारित है। चलो, बाकी ज़्यादा तुम लोग अपने समझदार हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या है केमिकल चेंजेस का, बी ए, यहाँ पर OH2 होगा, यहाँ पे H2O नहीं होगा। एक मिनट रुक जाओ, सही कर देते हैं, BaHOH2 होगा, ठीक है, BaOH2। और एक मिनट रुको, सही अच्छे से लिख देते हैं, BaH लिख दिया, OH कर देते हैं, OH2 प्लस H2O, जब रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा BaSO4 और वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है नोट, नोट जो कि ध्यान देना, इसमें कहता है कि एंजाइम ऑलवेज कैटलाइज केमिकल चेंजेस नॉट अ फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो जो एंजाइम है ना, एंजाइम हमेशा कैटलाइज करता है केमिकल चेंजेस को, ना कि फिजिकल चेंजेस को। अब जैसे कि पानी से वाटर बनना है तो क्या यहाँ पे एंजाइम तुम डाल दोगे तो क्या पानी से जो वाटर बनाना है, मतलब सॉरी, आइस से जो वाटर बनाना है वो क्या जल्दी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, एंजाइम का आपको जरूरत नहीं होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये सिंपल मतलब समझो कि एंजाइम हमेशा और हमेशा ऑलवेज, एंजाइम्स ऑलवेज कैटलाइज करता है, हमेशा ये केमिकल चेंजेस में पार्टिसिपेट करता है और केमिकल चेंजेस को यानी केमिकल रिएक्शंस को ये केमिकल रिएक्शंस के रेट को फास्ट करता है, ना कि फिजिकल रिएक्शंस के रेट को फास्ट करेगा। फिजिकल रिएक्शन में कोई भी इसका पार्टिसिपेशन नहीं होता है एंजाइम्स का, ठीक है। इन नोट वाला बात को ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं रेट, ठीक है, फिजिकल चेंज हो या फिर केमिकल चेंज हो या फिर फिजिकल प्रोसेस केमिकल प्रोसेस, कोई जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका रेट की अगर बात करें तो रेट कैसे डिफाइन करेंगे उसके रेट को, जैसे फिजिकल प्रोसेस का रेट है या फिर केमिकल प्रोसेस का रेट है, उसको डिफाइन करते हैं हम लोग कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ कितने टाइम में, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ कितने टाइम में, जैसे कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कितना अमाउंट जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम में हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस को, ठीक है। अच्छा, रेट को हम लोग है जो वेलोसिटी के टर्म्स में भी बोल सकते हैं, कब, जब डायरेक्शन हम लोग को स्पेसिफाई रहे तब, जब हम लोग को डायरेक्शन स्पेसिफाई रहे तो रेट को हम लोग वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब जो रेट है फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का वो इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर के द्वारा भी इन्फ्लुएंस होता है, और भी अलग अलग कुछ फैक्टर्स है जैसे कि पीएच हो गया, फिर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हो गया, ये सब से भी इन्फ्लुएंस हो जाता है क्या, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का रेट, ठीक है। द रेट ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन आर वास्टली हायर देन द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। अब देखो इस ये लाइन कहता है कि ऐसा कोई भी रिएक्शन, ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन जिसमें कि तुम कैटलाइस्ट को यूज किए हो, कैटलाइस्ट को यूज किए हो यानी एंजाइम उसमें डाले हो, तो उसका जो रेट होगा ना वो ज्यादा बहुत ज्यादा ही हाई होता है, ठीक है, उसका रेट क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा।
और जिसमें अनकैटलाइज्ड है, मतलब कि इसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है, जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है, वो बहुत स्लो स्लो क्या करे, उसका रेट जो होगा, मतलब प्रोडक्ट बनने का रेट वो बहुत कम होगा। ठीक है, इसे देखो ना, रिएक्शन में होता क्या है कि रिएक्टेंट रहता है, रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट, लेकिन तुम यहाँ पे इंजाइम को डाल दिए। ठीक है, तो इंजाइम को जब डाल दिए तो इसका जो रेट है वो इंक्रीज कर गया, रेट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। लेकिन जब रिएक्टेंट से जब तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, यहाँ पर कोई भी इंजाइम नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो रेट है ना, ये क्या होगा, कम जाएगा। मतलब जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनेगा, दोनों में बनेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दोनों में बनेगा, लेकिन जो समय लगना था ना, रेट मतलब कहने का मतलब जो समय, इतना समय में कितना बना, वो समय जो है ना, वो रेट जो है वो इंजाइम के प्रेजेंस में ज्यादा हो जाता है और इंजाइम के एब्सेंस में कम जाता है। इस तरह से यहाँ पर भी देखो एनर्जी है, इस तरह इस ग्राफ में देखो, यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस है। देखो जब कैटलिस्ट को डाला ना, तो एनर्जी देखो इसमें कम लगा, एनर्जी भी कम लगा, और मतलब कम टाइम में क्या हो गया कि ये तुरंत से तुरंत बन गया, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तुरंत प्रोडक्ट बन गया। लेकिन वही अनकैटलिस्ट जिसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है, उसमें एनर्जी भी देखो तुमको ज्यादा लग रहा है और टाइम भी इसमें तुम्हारा ज्यादा लग रहा है। कैसे ज्यादा लग रहा है भाई, देखो ना, ये पूरा पहले यहाँ से उठा, यहाँ से उठ के पहले ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो नीचे वाले में कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये तुरंत फटाक से नीचे से ही नीचे क्या हो गया, नीचे बन गया, तुम्हारा प्रोडक्ट बन के निकल गया। ठीक है, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस मतलब कैटलिस्ट क्या किया, इसके रेट को फास्ट कर दिया। और कैसे फास्ट किया, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट तुम्हारा है, यहाँ पर तुम्हारा प्रोडक्ट है। ठीक है, सबस्ट्रेट, ये तुम्हारा गया ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब सबस्ट्रेट्स और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। इसको लोग शो करते हैं कैपिटल ई स्मॉल ए से, एक्टिवेशन एनर्जी को शो करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, फिलहाल इतना जान लो। चलो अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल दिया हुआ कि H2O और CO2 दोनों को रिएक्ट करवाए। ठीक है, कोई भी बिना एंजाइम्स के एब्सेंस, मतलब कोई भी एंजाइम्स यहाँ पे नहीं है, कोई भी कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है। बनाना क्या है, हमको बाइकार्बोनेट बनाना है। तो देखो ना, यहाँ पे 200 मॉलिक्यूल बनेगा 1 घंटा में, अगर कोई एंजाइम मेरे पास नहीं है, कोई कैटलिस्ट हम लोग नहीं लिए तो। लेकिन वही क्या किए हम लोग, वाटर और CO2 लिए और उसमें डाल दिए एक एंजाइम, एक कैटलिस्ट, जिसका नाम है क्या, कार्बोनिक अनहाइड्रेस। और फिर हमारा फॉर्मेशन तो वही होगा, बाइकार्बोनेट का ही फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब हम लोग ने क्या किया, कैटलिस्ट को डाल दिया, तो देखो यहाँ पर 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बन रहा था, अब क्या होगा, 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। सोच लो क्या काम करता है कैटलिस्ट, का क्या काम होता है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। अगर हमें बाइकार्बोनेट का आवश्यक है हमारे बॉडी को, और 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बना पाएगा, और हमें बॉडी को ज्यादा चाहिए, तो फिर कैसे काम चलेगा बिना एंजाइम से, एंजाइम के थ्रू। अगर एंजाइम ना रहे हमारे बॉडी में, तो और हमारे बॉडी को जरूरत है बाइकार्बोनेट भी, और नहीं मिल पाएगा, तो क्या होगा, हम लोग तो मर जाएंगे ना। तो इसीलिए हमारे बॉडी के लिए जो एंजाइम है, कैटलिस्ट है, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शंस कुछ था। अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैसे सबस्ट्रेट है जो जाके जुड़ता है एंजाइम के एक्टिव साइट से। ठीक है, मतलब हम लोग क्या समझने वाले हैं, एंजाइम है, एंजाइम के पास सर्विसेज पॉकेट्स होते हैं, उस सर्विसेज पॉकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। उस एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट कैसे जाकर फिट होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर इसको समझने से पहले, ये जो समझना है, ये हम लोग समझेंगे दो तरीके से। कैसे कैसे, तो इसको समझने के लिए दो हाइपोथेसिस है हमारे पास। एक है हमारे पास इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, एक है हमारे पास लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ठीक है, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस में क्या होता है, हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर ओवरव्यू दे रहे हैं, बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस में होता क्या है बेसिकली, कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ और रहेगा, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कुछ और रहेगा। ठीक है, और जो एंजाइम का जो शेप रहता है, एंजाइम जो रहता है फ्लेक्सिबल रहता है, सबस्ट्रेट के अनुसार अपना भी शेप बदलते रहता है। ये तुम्हारा हो गया इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस में। लेकिन लॉकेंट की हाइपोथेसिस में ना फ्लेक्सिबल नहीं होता है, रिजिड होता है। ठीक है, और ये क्या कर, जैसा तुम्हारे पास एंजाइम का जो एक्टिव साइट का शेप होगा, उसी तरह से सबस्ट्रेट का भी शेप होगा, वो आकर के इसमें फिट करता है आकर के। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लॉकेंड की, जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होता है, रिजिड होता है, और इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस में तुम्हारा फ्लेक्सिबल होता है। अब चलो पढ़ते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द शेप ऑफ सबस्ट्रेट इज नॉट कंप्लीमेंट्री टू एक्टिव साइट। इस हाइपोथेसिस में जो एक्टिव साइट के जैसा जो सबस्ट्रेट नहीं होता है, जैसा एक्टिव साइट होता है उसी प्रकार से उसी के कम्प्लीमेंट्री में सबस्ट्रेट तुमको नहीं पाए, सॉरी सबस्ट्रेट के कम्प्लीमेंट्री में एक्टिव साइट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा सबस्ट्रेट होता है, जैसे कि देखो यहाँ पर ये फिगर में सबस्ट्रेट का कुछ ऐसा फिगर डायग्राम है, लेकिन एंजाइम का कुछ ऐसा है। ठीक है, तो एंजाइम का स्ट्रक्चर जो होता है अलग होता है, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है, कम्प्लीमेंट्री नहीं होता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, बट हैव कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल, लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है।
मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है वो एक ही आपस में मिलता जुलता ही होता है। ऐसा नहीं है कि एंजाइम का शेप अलग है और सबस्ट्रेट का शेप अलग है तो वो चला जाएगा, वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर वो करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बात। सबस्ट्रेट बाइंड विद बटरेसिंग ग्रुप एंड इंड्यूस चार्ज इन शेप ऑफ एक्टिव साइट सच दैट कैटालिटिकल ग्रुप एंड कम क्लोजर टू द सबस्ट्रेट। अब देखो सबस्ट्रेट क्या करेगा, बाइंड करेगा बटरेसिंग ग्रुप, बटरेसिंग ग्रुप इसको बोलते हैं, ठीक है, जो एक्टिव साइट वाला है ना, यहाँ पे ये जो बना है ना ऐसे, ये बटरेसिंग ग्रुप के साथ जाकर के क्या करेगा, बाइंड करेगा और इंड्यूस करेगा वहां पे चार्ज। ठीक है, चार्ज को वहां पे इंड्यूस कर देगा इन द शेप ऑफ एक्टिव साइट के शेप में, जिससे कारण क्या होगा कि कैटालिटिकल ग्रुप और पास में आ जाएगा, कैटालिटिकल ग्रुप और पास में आएगा सबस्ट्रेट के, और क्या होगा, वो जाके उसमें जाके फिट हो जाएगा, और फिट होने के बाद क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देखो ना क्या हुआ, सबस्ट्रेट का साइज कुछ और था, शेप कुछ और था, एक्टिव साइट का शेप कुछ और था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ये जाकर के उसमें बटरेसिंग किया, बटरेसिंग करके उसमें फिट हो गया एंजाइम किसी तरह से, और किसी तरह से नहीं, कैसे फिट हुआ, बटरेसिंग करके हुआ, और क्या किया, तो एक्टिव साइट में चार्ज को इंड्यूस कर दिया। ठीक है, फिर उसके पास उसके पास गया और वहां पे जाकर के फिट हो गया, एंजाइम एडजस्ट इन इट शेप, उसमें जाके एडजस्ट हुआ एंजाइम में, सबस्ट्रेट बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद हुआ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, फिर यहाँ पर से प्रोडक्ट बाहर की तरफ निकल गया और एंजाइम एज इट इज यहाँ पर नहीं रहा, एंजाइम का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब कहता है अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द शेप ऑफ एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल, और जो यहाँ पर इस हाइपोथेसिस के अनुसार जो एक्टिव साइट का जो शेप होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो कभी इस शेप का बना है तो वापस से फिर इस शेप का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस शेप का अगर इसको मिल गया सबस्ट्रेट तो इस शेप का बन जाएगा, फिर इस शेप का मिल गया तो इस शेप का बन जाएगा, यानी कि इंड्यूस्ड विथ हाइपोथेसिस में हम लोग को मेनली याद रखना है कि जो शेप होता है एक्टिव साइट का वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग के पास है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। इसमें कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस shape of active site is complementary to the shape of a specific substrate। जो शेप होता है एक्टिव साइट का वो कंप्लीमेंट्री होता है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए, मतलब कि जो अगर एक्टिव साइट का शेप, जैसे कि देखो ना एक्टिव साइट का शेप ये है, ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसे वाले सबस्ट्रेट के लिए ही स्पेसिफिक होता है, और कोई सबस्ट्रेट नहीं आ सकता, दूसरे शेप का सबस्ट्रेट यहाँ पर नहीं आ सकता है। लेकिन इंड्यूस्ड फिट वाले में दूसरा सबस्ट्रेट आ सकता है, दूसरा सबस्ट्रेट कोई भी आएगा, आकर के उसको अपने अकॉर्डिंग शेप दे देगा और फिर वहां से अपना प्रोडक्ट बना के चला जाएगा। लेकिन लॉक एंड की वाले में ऐसा नहीं होता है, उसके लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट रहते हैं। ठीक है, जैसा एक्टिव साइट है जिस शेप का एक्टिव साइट है उसी शेप का हमारा सबस्ट्रेट भी आएगा। ठीक है, इस यानी कि लोग कह सकते हैं कि लॉक एंड की में जो सबस्ट्रेट होता है वो स्पेसिफिक होता है हर एक्टिव साइट के लिए। ठीक है, अच्छा, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो शेप होता है एक्टिव साइट का कैसा होता है, रिजिड होता है। इसमें भी सेम चीज है, इंजाइम है सबस्ट्रेट है, दोनों आपस में आएगा, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर प्रोडक्ट निकल जाएगा, इंजाइम को इसमें एज इट इज छोड़ देगा। लेकिन तुम्हारा इंड्यूस्ड फिट वाले में इंजाइम को एज इट इज नहीं छोड़ता है, उसका शेप को चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो उसका एक्टिव साइट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कैसे जो एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आके अटैच करता है वो था। इसके लिए हमने दो हाइपोथेसिस पढ़ा, कौन कौन सा, तो इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस और लॉक एंड की हाइपोथेसिस, जो कि हमारा यहाँ पे ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है हम लोग के पास क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम को कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं और कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम से जो कि डिस्कवर हो चुका है उसको हम लोगों ने डिस्कवर कर दिया है, आइसोलेट कर दिया और उसके बारे में हम लोग पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे एंजाइम्स को हम लोग उसमें से क्या किए, अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किए। अच्छा, किस बेसिस पे क्लासिफाई किए, तो किस रिएक्शन को कैटालाइज करता है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो हमारा बेसिस को मिलने याद रखना है, क्वेश्चन में तुम्हारा बेसिस से ही पूछेगा, तुम इससे ही फंसोगे। तो इसका बेसिस क्या है, एंजाइम को किस बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया, रिएक्शन दे कैटालाइज, जिस रिएक्शन में वो कैटालाइज करता है रिएक्शंस को। ठीक है, रिएक्शन दे कैटालाइज, वो किस फॉर्म में किस तरीके से कोई भी रिएक्शंस को कैटालाइज कर रहा है, उसके बेसिस पे हमने एंजाइम्स को बांट दिया है कितने ग्रुप में, तो 6 ग्रुप में। कितने ग्रुप में, 6 ग्रुप में। कौन कौन सा, पहला क्लास है हमारा ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरा है ट्रांसफरेज, तीसरा हाइड्रोलेज, चौथा है लाइएज, पांचवा है आइसोमेरेज, छठा है लाइगेज। ठीक है, अच्छा, ईच ऑफ द एंजाइम आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, सब क्लासेस, सॉरी। अब देखो, पहले हमने एंजाइम को क्या किया, 6 क्लास में बांट दिया, उसके बाद 6 क्लास के बाद 4 से लेकर के 13 सब क्लास में भी इसको डिवाइड किया है। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ 6 क्लास का बात किया, तो 6 क्लास के ही जानेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में सब क्लास के बारे में नहीं बताया है।
तो फिर भी हम लोग इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स तो हम लोग पढ़ने ही वाले नहीं, कुछ पढ़ेंगे नहीं। सब ड्रिल का सॉरी सब क्लास के बारे में है ही नहीं, तो एनसीईआरटी में पढ़ेंगे नहीं। सिर्फ इतना जान लो कि सब क्लासेस में मतलब 4 से 13 इसका सब क्लास होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें जब नेमिंग करते हैं ना एंजाइम का, तो उसमें 4 चीज आता है। जो पहला नंबर आता है वो रिप्रेजेंट करता है क्लास को, दूसरा नंबर सब क्लास को, तीसरा नंबर सब सब क्लास को, चौथा नंबर उसके इंडिविजुअल एंजाइम को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये था हमारा इसका नॉमेनक्लेचर था। अब क्लासिफिकेशन को हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं एक एक करके। जो क्लास में 6 क्लास में बांटा है ना, उस 6 क्लास को देखते हैं कैसे कैसे होता है जो। चलो, तो देखो क्लास, सबसे पहला क्लास है हमारा ऑक्सीडोरिडक्स, जिसे हम लोग डिहाइड्रोजिनेज के नाम से भी जानते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और इसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो इसका इसमें कहता है एंजाइम विच कैटालाइज, देखो ना पहले इसका नाम पढ़ो क्या है, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ठीक है। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं आ रहा है इसके नाम में ही, ऑक्सीडो यानी ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज यानी रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऐसा एंजाइम जो क्या करवाता हो, ऑक्सीडेशन भी करवा दे और रिडक्शन भी करवा दे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडोरिडक्टेज बोलेंगे या फिर डिहाइड्रोजिनेज बोलेंगे। अच्छा, अब ये कैसे भाई, तो इसमें होता क्या है ना, सिंपली जैसे देखो कि एक एस है, एक एस है और एक एस डैश है, ठीक है। तो एस यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, एस डैश ऑक्सीडाइज हो रहा है, और प्रोडक्ट में, ठीक है, सॉरी रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में क्या होगा, जो एस है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एस डैश जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये देखो यहाँ प्रोडक्ट जो बना है एस, अच्छे से देखना, यहाँ फुल स्टॉप के बाद से यहाँ पे स्पेस नहीं दिया हुआ है, फिर भी तुम देखो यहाँ पर क्या हुआ, ई एस जो है यहाँ पे रिएक्टेंट में एस रिड्यूस है, एस डैश ऑक्सीडाइज है, ठीक है। लेकिन वही जब प्रोडक्ट बन गया तो एंजाइम मतलब यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हुआ, एंजाइम आया, एंजाइम क्या किया कि इस एस को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया और इस एस डैश को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल क्या है, तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में कौन आ जाएगा, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज या फिर एनएडीपी रिडक्टेज या फिर परऑक्सीडेज, ये सारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्लास 2, जिसमें आता है कि ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या होता है, एंजाइम कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप, एंजाइम जो कि क्या करता है, ग्रुप का इसमें ट्रांसफर होता है, ऐसा एंजाइम जो क्या करता हो, ग्रुप का ट्रांसफर कर दे, ठीक है। अच्छा, अब उस ग्रुप में सिर्फ हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए, हाइड्रोजन को छोड़ करके कोई भी ग्रुप का अगर ट्रांसफर कर दे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफरेज। जैसे कि देखो यहाँ पे एस के साथ जी है, ठीक है, प्लस एस डैश है, तो ये क्या करेगा, ट्रांसफरेज अगर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे तो एस को छोड़ देगा ऐसा ही और एस डैश के साथ कर जी को ला देगा। ये क्या हुआ, यहाँ पे जो ये ग्रुप था एस के साथ वो एस डैश के साथ आ गया, तो ये किसने किया, तो ट्रांसफरेज ने किया। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जितने भी काइनेज एंजाइम है, जैसे कि हेक्सोकाइनेज, इसका क्या काम है, तुम्हारा ट्रांसफरेज करवाना, ट्रांसफरेज का काम है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है तुम्हारा ट्रांस एमिनेज एंजाइम, ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या है, ट्रांसफरेज का एग्जाम्पल है। उसके बाद क्लास थर्ड में आता है तुम्हारा हाइड्रोलेज। ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करेगा, ऐसा ही एंजाइम जो क्या करता हो, हाइड्रोलिसिस करता हो ईस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड का, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, सी का, सी कार्बन कार्बन बॉन्ड का, कार्बन हैलाइड बॉन्ड का, फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड का, ठीक है। वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, तुम्हारे हाइड्रोलेज में आ जाएंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, हाइड्रोलेज नेचर के होते हैं, क्लास थर्ड में आते हैं, ठीक है। और इसका जैसे कि ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम का एक एग्जांपल लो तो पेप्टाइडेज हो जाएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है क्लास 4 लाइएज, ठीक है। लाइएज का काम क्या करता है ना, कि ऐसा एंजाइम जो क्या करता है, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट, ये ग्रुप को ही रिमूव कर देता है सबस्ट्रेट से, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लिविंग द डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है, हाइड्रोलिसिस में भी देखो क्या होता है कि यहाँ बॉन्ड को तोड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, ग्रुप को रिमूव कर देता है पूरी तरह से, सबस्ट्रेट के पास से ग्रुप को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और डबल बॉन्ड को वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। ये किस में आ जाएगा, तो ये किसका काम है, तो लाइएज का काम है। इसका एग्जांपल कौन कौन हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा एल्डोलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास 5, जिसमें आता है कि आइसोमेरेज। आइसोमेरेज का काम क्या होता है, रीअरेंजमेंट करवाना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी वही रहेगा, सॉरी स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन सॉरी 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 क्या बोल रहा हूँ, आइसोमेरेज है ना, हाँ, तो उसमें तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बोलते हैं, सेम रहेगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम ही रहेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हो या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, दोनों के दोनों सेम रहेगा, लेकिन उसका फॉर्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलेगा। जैसे क्या, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज से ग्लूकोज, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज, उसका देखा जाए तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है तुम्हारा, सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग हो जाता है। ग्लूकोज और
तुम्हारा फ्रुक्टोज का देखा जाए तो। लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला कहीं कहीं क्या होता है कि कहीं कहीं चेंज होता भी है, कहीं कहीं चेंज नहीं भी होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा का हमेशा सेम रहना चाहिए, ठीक है, आइसोमर्स के लिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसमें आ जाएगा हेक्सोआइसोमेरेज, फिर आ जाएगा ट्राइओज आइसोमेरेज, इपिमेरेज, ये सारे हो जाएंगे तुम्हारे आइसोमेरेज के एग्जांपल। उसके बाद आता है लाइगेज। लाइगेज क्या होता है? लाइगेज तुम लोग जानते भी होगे, डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है, तो वही लिखा है। एंजाइम ऑफ दिस क्लासेस कैटलाइज द लिंकिंग ऑफ टुगेदर टू कंपाउंड। यहाँ पे क्या होता है, दो कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। क्या क्या जुड़ेगा भाई, तो जैसे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो गया, कार्बन सल्फर बॉन्ड हो गया, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हो गया, फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड हो गया, ये सब आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा मेरा रूबिस्को, पेप्केज, डीएनए लाइगेज, ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो ये था तुम्हारा एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन से जितने वो हो गया, नॉमेनक्लेचर हमने देख लिया, और ये सारे क्लासिफिकेशंस हो गए, 6 क्लास में बांटा है जो। यहाँ पर तुम्हारा एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन वगैरह भी खत्म हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि एंजाइम एक्शन, एंजाइम कैसे काम करता है वो, ठीक है। तो देखो, केमिकल और मेटाबॉलिकल कन्वर्जन रेफर टू अ रिएक्शन। जब केमिकल और मेटाबॉलिकल रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन का जब कन्वर्जन होता है उसी को हम लोग कहते हैं रिएक्शन। देखो होता है क्या, केमिकल या फिर मेटाबॉलिकल कन्वर्जन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ, उसे क्या कर दिया हम लोग, रिएक्शन कर दिया। वही चीज कर रहा है, कन्वर्जन हो रहा है किसका, केमिकल का या फिर मेटाबॉलिक का, मेटाबॉलिज्म का, मेटाबॉलिक का कन्वर्जन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसी को हमने क्या कर दिया, रिएक्शन कर दिया। केमिकल विच कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ऐसा केमिकल जो कि प्रोडक्ट में क्या होता है, कन्वर्ट होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। हेंस एंजाइम दैट इज जो कि प्रोटीन है, जैसे कि एंजाइम जो कि क्या है, प्रोटीन है, जो कि 3D स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है, एक्टिव साइट होता है, जो क्या करता है, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, ठीक है। हम लोगों ने तो यही देखा ना, एक्टिव एंजाइम है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट है, यानी पॉकेट्स है, सर्विसेज, उसको एक्टिव साइट बोल दिए, उसमें सबस्ट्रेट आके फिट हुआ और प्रोडक्ट बनाया। तो वही चीज यहाँ पे कर रहा है एंजाइम, जो कि प्रोटीन है, और वो कैसा है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो 3D स्ट्रक्चर होता है, उसके पास एक्टिव साइट होता है, और एक्टिव साइट ही क्या करता है कि सबस्ट्रेट उसमें आके फिट होता है एक्टिव साइट में, और वो कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, ठीक है। तो सबस्ट्रेट इज हैज टू बाइंड द एंजाइम इन इट्स एक्टिव साइट, और सबस्ट्रेट क्या करता है, एंजाइम के एक्टिव साइट में आके बाइंड करेगा विथ गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट, उसके क्लेफ्ट और पॉकेट से। the substrate has to diffuse towards the active site। अब क्या होगा, एक्टिव साइट में आकर के एंजाइम से डिफ्यूज हो जाएगा सबस्ट्रेट। द ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स, अब ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ईएस मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ई स्टैंड फॉर एंजाइम। व्हेन द सबस्ट्रेट इज बॉन्ड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, जब सबस्ट्रेट बॉन्ड करेगा एंजाइम के एक्टिव साइट से, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म। अब क्या होगा, कुछ देर ट्रांजिशन स्टेट चलेगा आपस में, जिसको बोल सकते हो तुम लोग समझने के लिए गुलू गुलू चलेगा आपस में, ठीक है। अब क्या होगा, आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग या मेकिंग इज कंप्लीटेड, द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एक्टिव साइट। अब देखो कुछ देर क्या हुआ, गुलू गुलू चला, ठीक है। अब गुलू गुलू चल के क्या हुआ कि गुलू गुलू में क्या होगा, कभी कहीं पे बॉन्ड टूटेगा, कोई बॉन्ड बनेगा, ये सब क्या हो रहा है, कहाँ पे होगा, सब ट्रांजिशन स्टेट में होगा। अब एक बार ट्रांजिशन स्टेट खत्म हुआ, उसके बाद क्या बन जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट स्टेट आएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद प्रोडक्ट क्या होगा, रिलीज हो जाएगा बाहर से एक्टिव साइट से, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मिल गया हम लोग को, और जो एंजाइम था जैसा का वैसा ही रह गया। वही चीज यहाँ पे समझाया हुआ है, वही कह रहा है कि आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग या मेकिंग इज कंप्लीट, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या फिर बॉन्ड टूटना होगा, जो भी बॉन्ड बन रहा हो या बॉन्ड तोड़ना हो, जो भी होना होगा वो हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट क्या होगा, रिलीज कर जाएगा एक्टिव साइट से, और जो ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर could be many more altered structural states between the stable substrate and the product। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट जो है, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर वो जो मेनी मोर अल्टर कर सकता है स्ट्रक्चरल स्टेट को बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट के बीच को, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एंजाइम एक्शन। उसके बाद देखो नेक्स्ट है तुम्हारे पास एक डायग्राम आया, जिसमें क्या है, फ्री एनर्जी इधर दिया हुआ है, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है ना, ए और बी आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, सी और डी आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ ना कि ये दोनों आपस में देखो कमजोर हुआ, सी डी कमजोर हुआ आपस में, और यहीं पे ये दोनों जुड़ना भी शुरू किया। वो क्या रहा है, यहाँ पर डायग्राम बना के समझा रहे हैं, चलो एक मिनट दो। ये ट्रांजिशन स्टेट हम बना रहे हैं, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ट्रांजिशन स्टेट में कुछ ऐसा हो रहा है, ए बी टूट रहा है, सी डी भी टूट रहा है, और यहाँ ए सी और बी डी बन रहा हुआ है। और जब ये हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसा, ए और सी में बॉन्ड बन गया और बी और डी में बॉन्ड बन गया, तो प्रोडक्ट हमारा बन गया, ठीक है। तो ऐसा हुआ हमारा, इधर था हमारे पास सबस्ट्रेट था, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है।
ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट आर अनस्टेबल। जितने भी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट होते हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये ए बी में बॉन्ड टूटना, ए सी में बॉन्ड बनना, ये सारे के सारे क्या अनस्टेबल है। ठीक है, मतलब ट्रांजिशनल स्टेट बीच वाले जितने भी हैं, ट्रांजिशनल स्टेट हो या फिर इंटरमीडिएट जितना ही बन रहा है, वो सारे के सारे क्या है, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। अब देखो, अब लोग स्टेबिलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग एनर्जी स्टेटस से। ठीक है, कि अगर एनर्जी अगर किसी चीज का ज्यादा है तो उसका स्टेबिलिटी कम है, अगर उसका एनर्जी कम है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है कि सबस्ट्रेट है, यहाँ प्रोडक्ट है, ये तो एनर्जी ना इस साइड, सबस्ट्रेट का देखोगे तो एनर्जी ज्यादा तुम्हें मिलेगा प्रोडक्ट से, इसका एनर्जी ज्यादा है, कि क्या स्टेबिलिटी इसका कम है, किससे? तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। तो ये चाहेगा कि हम प्रोडक्ट बन जाए, जो प्रोडक्ट जब बनेगा इसमें क्या हो गया, देखो एनर्जी इसका कम गया, एनर्जी कम गया तो स्टेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, कैसा भी चीज हो, हमेशा चाहे कि हम स्टेबिलिटी की ओर जाए, स्टेबिलिटी की ओर मूव करें, स्टेबिलिटी की ओर मूव करें, क्योंकि वहां पे क्या एनर्जी कम है, जब एनर्जी जब कम रहता है तो वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा मिलता है उसको। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि कोई भी सबस्ट्रेट है वो चाहेगा, अगर उसके पास एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी उसका कम है, तो वो जल्द से जल्द चाहेगा कि हम प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ठीक है, प्रोडक्ट में जैसे ही चेंज होगा उसका एनर्जी क्या होगा, वहां से कम जाएगा और स्टेबिलिटी उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो इफ P इज एट लोअर लेवल देन द S द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जब P क्या है, नीचे लोअर लेवल पे है और S कहाँ है, अपर लेवल पे है, तो इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक कहेंगे। यहाँ पे कोई भी एनर्जी सप्लाई नहीं हुआ, देयर इज नो नीड ऑफ सप्लाइंग एनर्जी बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू परफॉर्म द प्रोडक्ट। मतलब कि प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करते टाइम कोई भी एनर्जी मतलब हीट हम लोग एनर्जी सप्लाई नहीं किए हैं। इसको क्यों करेंगे भाई? क्योंकि देखो ना, पहले कैसा था, सबस्ट्रेट था। ठीक है, सबस्ट्रेट के पास क्या था, एनर्जी ज्यादा था, ऑलरेडी इसके पास एनर्जी ज्यादा है। अब क्या, एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, और प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके पास एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो क्या, और ज्यादा मतलब कम स्टेबिलिटी से ज्यादा स्टेबल की ओर जा रहा है ना। तो जब इसके पास कम स्टेबिलिटी है, कम से जब ज्यादा स्टेबिलिटी की ओर जाएगा कोई भी चीज, तो क्या उसमें एनर्जी थोड़ी ना हमको देना पड़ेगा, उसमें उसको हम लोग को वैसा नहीं ना कि हम लोग ताकत लगा करके भेजेंगे। जैसे कि तुम इस तरह से लोग समझो कि जैसे ये देखो, ये कोई स्लैब है, ठीक है, स्लैब पे तुम लोग एक बॉल रख दिए। ठीक है, अब इस बॉल को तुम अगर यहाँ पे छोड़ दोगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे जाएगा ना। क्यों भाई? क्योंकि इसको स्टेबिलिटी नीचे मिलेगा, यहाँ पे एनर्जी इसका ज्यादा लग रहा है, mgh। सुनो, अगर फिजिक्स में पढ़े होगे, मुझे कुछ कुछ याद है तो बता दे रहा हूँ। mgh यहाँ पे लग जाता है ऊपर में। ठीक है, तो जब यहाँ पे mgh लगता है तो यहाँ पे एनर्जी तो ज्यादा लग रहा है ना। ठीक है, एनर्जी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या है, कम है। जब ये नीचे आ जाएगा तो इसका h यानी हाइट इसका कम जाएगा, तो यहाँ पे एनर्जी भी कम जाएगा। जब एनर्जी यहाँ पे कम जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक कोई भी एनर्जी हमको लगाना ही नहीं पड़ रहा है, कुछ भी चीज हमको एनर्जी देना ही नहीं पड़ रहा है, बाहर से एनर्जी खर्च करना ही नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। वही अगर हमको करना था उल्टा, अगर नीचे से हमें बॉल को ले जाना पड़ता ऊपर, तो हमें एनर्जी लगाना पड़ता, खींचना पड़ता बॉल को ऊपर की तरफ। खींचते तो क्या होता, तब जाकर बॉल ऊपर जाता। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता, हमको एनर्जी देना पड़ता। जब किसी चीज को एनर्जी देते हैं ना, तो एनर्जी देते हैं या फिर एनर्जी वो लेता है, एक्सेप्ट करता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं वो कि वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नीचे भी सिंपली लाइन लिखा है, द सबस्ट्रेट हैज गो टू द मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट वेदर इट इज एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन। जो एंडोथर्मिक होता है वो एनर्जी रिक्वायरिंग होता है, एक्सोथर्मिक होता है वो क्या होता है, हीट को रिलीज करता है, मतलब एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, ये हो गया। देख लो यहाँ पर ग्राफ भी है, ये है ग्राफ एक्सोथर्मिक का, ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अब देखो इसको याद करने का एक तरीका है। ठीक है, तरीका क्या है, तरीका कुछ हम अपने से बनाए हैं, वही चीज बता रहे हैं। ठीक है, कहीं कुछ देखा होगा नहीं है मेरा। देखो पहले तो समझो, पहले एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है क्या। सिंपली यहाँ पे तुम्हारा सबस्ट्रेट है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। देखो पहले इसको याद रखो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को कैसे याद रखेंगे वो देखो। एक्सो, देखो एक्सो क्या कर रहा है, बाहर की तरफ। एक्सो मतलब बाहर, मतलब क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि हीट को रिलीज कर रहा है। इसको ऐसे याद रखो, हीट क्या कर रहा है यहाँ पे, रिलीज। इंडो, अंदर, अंदर की तरफ बुला रहा है किसको, तो हीट को। तो क्या कर रहा है, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो हीट रिलीज कर रहा है, एक्सोथर्मिक को क्या हमने देखा। अब इसका ग्राफ को कैसे याद रखना है वो देखो।
एक्सोथर्मिक क्या कर रहा है, हीट को बाहर की तरफ फेंक रहा है। देखो ना, सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट तो दोनों में रहेगा, इसमें भी इसमें भी। ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट को अपने अंदर से, ये वाला हो गया पार्ट इसका अंदर तक का, लेकिन अंदर से क्या किया, ये बाहर में फेंक दिया। ये जो पी आया है बाहर की तरफ आ गया ना, तो क्या हो गया, सबस्ट्रेट से बाहर की तरफ फेंक दिया पी को, तो हो गया एक्सोथर्मिक। यानी कि जो एक्सोथर्मिक का ग्राफ होगा वो सबस्ट्रेट से नीचे होगा, नीचे होगा यानी कि क्या हो गया, ये बाहर आ गया, नीचे की तरफ फेंक दिया तो बाहर आ गया। लेकिन सबस्ट्रेट से अगर ऊपर छोड़ दिया, सबस्ट्रेट से नीचे आने ही नहीं दिया, सबस्ट्रेट के ऊपर यानी कि अंदर में ही है अभी, तो जो ग्राफ है वो कहाँ, अंदर में ही है, अंदर यानी इंडोथर्मिक है। समझा, तो ये हो गया ग्राफ याद करने का तरीका। और एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक में कहाँ पे हीट रिलीज होगा, कहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा, उसको याद करने का तरीका ये मैंने तुमको बता दिया। अब नेक्स्ट देखो क्या आता है, नेक्स्ट बात करता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या कैसे, तो ये देखो, ये जो लाइन है ना तुम्हारा ऊपर में जो उठा हुआ है कुबड़ जैसा, ये हो गया तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब जो डिफरेंस लेवल है किस किस के बीच का, ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट के बीच का जो डिफरेंस है ना, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर ही देखो, ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट के बीच का जो डिफरेंस है इसी को बोल रहे हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो है एनर्जी ऑफ रिएक्शन है, ये भी यहाँ पे एनर्जी ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। यहाँ पर देखो क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, कितना एनर्जी रिलीज हुआ, तो सबस्ट्रेट से लेकर प्रोडक्ट तक जितना हुआ ये एनर्जी रिलीज हुआ, और सबस्ट्रेट से लेकर प्रोडक्ट तक यहाँ भी जितना हुआ वो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब क्यों होगा, क्योंकि इंडोथर्मिक है, अंदर में ही रह जा रहा है ना, तो एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, ये रिलीज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, बाहर की तरफ फेंक दिया ना सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट को बाहर की तरफ फेंक दिया, तो एनर्जी क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ये भी बाहर की तरफ एनर्जी को रिलीज कर दिया। ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये कुछ याद करने का तरीका था जो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सबस्ट्रेट फ्रॉम द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, जो डिफरेंस आता है एवरेज एनर्जी में, एनर्जी कंटेंट में, किसमें, तो सबस्ट्रेट से लेकर के ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो डिफरेंस आता है उसी को हमने एक्टिवेशन एनर्जी कहा। ठीक है, उसके बाद एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन द एनर्जी बैरियर मेकिंग ट्रांजिशन स्टेट ऑफ H2 इजियर। तो देखो एंजाइम का क्या काम है, एंजाइम का रोल क्या है, अब तुम लोग यहाँ पर इस ग्राफ से समझ जाओगे अच्छे से। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है और ये है हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। हुआ क्या, सबस्ट्रेट यहाँ पे है और तुम्हारा प्रोडक्ट यहाँ पर है। ठीक है, सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट के बीच वाले डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जब हमने एंजाइम को नहीं डाला तो क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा था, यानी एक्टिवेशन एनर्जी और सबस्ट्रेट के बीच का जो डिफरेंस था वो ज्यादा था। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट के बीच का जो डिफरेंस था वो ज्यादा था, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा था। लेकिन वही जो हमने एंजाइम को डाल दिया ना यहाँ पर, देखो एंजाइम के साथ में डाला, तो जो ट्रांजिशन स्टेट ये भी है और ये सबस्ट्रेट है, तो बीच का जो डिफरेंस था ये कम गया, यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम गया। और यही कमाने का काम कौन किया, कम कौन किया, इसको एंजाइम किया। एंजाइम ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। और जो रिएक्शन जो देरी से हो रहा था, मतलब कि पहले ऐसे घूम के जा रहा था रिएक्शन, अब क्या होगा, इसी रास्ते से चला जाएगा और जल्दी हो जाएगा रिएक्शन। तो बस एंजाइम का काम यही है। देखो सबस्ट्रेट भी वहीं पर है, प्रोडक्ट भी वहीं पर है, सबस्ट्रेट भी वही, प्रोडक्ट भी वही, बस रास्ता दो है। रास्ता क्या है, एक एंजाइम के साथ है, एक बिना एंजाइम का। एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट लेता ही नहीं है, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट लेता ही नहीं है रिएक्शन में। वो क्या करता है, सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड करता है कि लो मेरे पे आओ, रिएक्शन करो, जल्दी से जल्दी रिएक्शन कर लो मेरे पे आकर के। हम नहीं रहेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, जल्दी होगा रिएक्शन लेकिन लेट से होगा, और हम नहीं रहेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। यही काम होता है बस सबस्ट्रेट का, एंजाइम का, कैटलिस्ट का। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन का क्या नेचर होता है वो, तो देखो ईच एंजाइम ई हैज अ सबस्ट्रेट एस। जितने भी एंजाइम ई है सभी के पास सबस्ट्रेट एस होगा, जो कि बाइंड करेगा उसके बाइंडिंग साइट से, जिसको हमने बोल दिया एक्टिव साइट भी बोलते हैं उसके मॉलिक्यूल्स में, जो कि एक हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। जैसे एंजाइम है, एंजाइम सबस्ट्रेट जाकर जुड़ गया तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया, जो कि एक हाई रिएक्टिव होता है। अब दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है काफी ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है और डिसोसिएट कर जाता है प्रोडक्ट में। एंड द अनचेंज एंजाइम विद इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और फिर शॉर्ट लिव्ड होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फिर क्या होगा, उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो भी क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, वो भी एक इंटरमीडिएट होता है। और फिर उसके बाद वो डिसोसिएट कर जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, और एंजाइम का जो शेप था उस एंजाइम को वैसा ही छोड़ देगा, बिना एंजाइम को अनचेंज, मतलब एंजाइम को कुछ करेगा ही नहीं, एंजाइम को अनचेंज छोड़ देगा। जैसे हमारे पास पहले था एंजाइम, उसी तरह से लास्ट में भी हो जाएगा। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालिसिस।
और जो ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इसेंशियल होता है कैटालिसिस के लिए। जब भी कैटालिसिस करवाना होगा, जब भी कोई भी रिएक्शन को प्रोसीड करवाना होगा और एंजाइम के थ्रू अगर हो रहा है, तो उसमें एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स को बनना एकदम अति आवश्यक है। वो बनेगा ही बनेगा, बिना ईएस कॉम्प्लेक्स के बने कोई भी कैटालिसिस नहीं हो पाएगा। इस लाइन को भी तुम लोग हाईलाइट कर लो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालिस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है एंजाइम अवेलेबल विथ एम्प्टी एक्टिव साइट। एंजाइम है यहाँ पे, इसके पास कोई भी एक्टिव साइट प्रेजेंट, सॉरी एक्टिव साइट है लेकिन एक्टिव साइट अभी खाली है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके पास सबस्ट्रेट आया, जाके बाइंड किया, इसके पास फिट हो गया, बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से प्रोडक्ट निकल गया, एंजाइम एज इट इज जैसे पहले था खाली वैसे ही मिल गया इसको, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे समझाया था, वही यहाँ पे डायग्राम में भी है दिया हुआ है। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। उसके बाद आते हैं जो फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है एंजाइम के एक्टिविटी को, ठीक है। तो उसमें द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन द कंडीशन व्हिच कैन अल्टर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब देखो, जो एंजाइम का एक्टिविटी है ना, वो चेंज हो सकता है कुछ कुछ कंडीशन के चलते, ठीक है। कुछ शर्त के कारण, कुछ कंडीशंस के कारण। जो प्रोटीन का एंजाइम्स क्या है, तुम्हारा प्रोटीन ही है। प्रोटीन में भी कौन सा, तो जिसका टर्शियरी स्ट्रक्चर जो कि ज्यादा यूज होता है एंजाइम में, अब उसका स्ट्रक्चर है ना क्या होता है, अफेक्ट कर जाता है। कभी स्ट्रक्चर डैमेज कर जाएगा, तो स्ट्रक्चर डीनेचर कर जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपको कैसे कैसे होगा, तो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वो उसमें से फैक्टर कौन कौन सा, जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर घट जाएगा तो क्या होगा, पीएच बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पीएच घट जाएगा तो क्या होगा, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन घट जाएगा तो क्या होगा, फिर ठीक है। बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल, अब जो वहाँ पे केमिकल आना चाहिए वो ना आकर के कोई दूसरा केमिकल आ जाएगा तो क्या होगा। तो ये सब क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग अब समझेंगे फर्दर डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर क्या होता है, देखो, एन एंजाइम इज एक्टिव विद अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। एंजाइम, कोई भी एंजाइम हो, ठीक है, वो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ही वर्क करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, और उस नैरो रेंज टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि काफी कम टेम्परेचर पे वर्क करेगा और काफी ज्यादा टेम्परेचर पे वर्क करेगा। ऐसा कोई एंजाइम होता है कि हाँ करता है, लेकिन हर एंजाइम ऐसा नहीं होता है कि क्या वो एकदम कम टेम्परेचर एकदम कम कर दिए तो भी काम कर रहा है, टेम्परेचर एकदम बढ़ा दिए तो भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसका एक नैरो रेंज होता है, सबसे कम रेंज होता है, जहां पर वो एंजाइम हाईली एक्टिव होता है उस टेम्परेचर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। वहां पर वो एंजाइम सबसे ज्यादा अपना खुद का एक्टिविटी शो करता है। वही सेम लाइन लिखा है नीचे कि द टेम्परेचर एट विच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेस एबव एंड बिलो दिस टेम्परेचर। अब जो एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है या फिर बढ़ता है इस टेम्परेचर पे, ठीक है। देखो ना ये कैसे होता है, ये हम लोग आगे वाले ग्राफ में समझेंगे। एक ग्राफ है आगे नेक्स्ट पेज में, उससे हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे उसका ये एक्टिविटी घटता है और कैसे उसका एक्टिविटी बढ़ता है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर कोरस्पॉन्ड्स टू द बॉडी टेम्परेचर ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल दैट इज 37 डिग्री इन ह्यूमन। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो अगर उसका अगर बात करें तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अनुसार देखा जाए तो 37 डिग्री होता है, ठीक है। 37 डिग्री पे हमारा जो, अगर हमारा बॉडी में अगर 37 डिग्री है तो वहां पर जितने भी एंजाइम्स है वो अच्छे से काम करेंगे। लेकिन वही हमें जब फीवर होता है तो हमारा बॉडी बॉडी हीट होता है, तो उसमें क्या होता है 38 डिग्री 39 डिग्री पहुंच जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, उस कंडीशन में बहुत सारा एंजाइम काम करना बंद कर देता है, जिस कारण हम लोग कहते हैं फीवर में भूख नहीं लग रहा है, टेस्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उसका रीजन क्या होता है कि वहाँ पे एंजाइम्स काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे बॉडी का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रखा गया है, जो कि है हमारे बॉडी का रखा नहीं गया है, हमारे बॉडी का है ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री, जिसमें कि सारे के सारे एंजाइम्स इफेक्टिवली और अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद एंजाइम स्टार्ट टू बिकम इनएक्टिव बियॉन्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब देखो, अगर कोई भी एंजाइम क्या होता है कि अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम रहेगा, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसका, चलो इसको समझेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे ही समझेंगे अच्छे से, ठीक है। इस पॉइंट को समझना है, किस पॉइंट को समझना है, 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन एन इनएक्टिव स्टेट यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इनसाइड कोलेस्ट्रॉल। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसको समझेंगे, पहले एक ग्राफ समझ ही लेते हैं यार, हटाओ। चलो देखो, ये है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन, ये है तुम्हारा टेम्परेचर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे 10 हुआ, 20, 30, 40, 40, 40, 40 पे आ गया, ठीक है। 40 पे आया ना जब, ये जो है ना ये वाला लाइन, यही तुम्हारा ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर का ये लाइन है।
जहां पर तुम्हारा एंजाइम हाईली इफिशिएंट होकर के एकदम अच्छे से वर्क करता हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या होता है जब क्या इसका टेम्परेचर जब कम रहता है ना, 0 से जब 40 के बीच में रहेगा, तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा। कैसा हो जाएगा वो, एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है। लेकिन वही हम लोग क्या करते हैं, जैसे 40 से देखो ज्यादा नहीं बढ़ा है, 40 से यहाँ देखो 0 से 40 यानी 40 का डिफरेंस है, लेकिन 0 से 70 भी नहीं पहुंचा है, 65 में क्या हो गया, ये डीनेचर कर गया, यानी कि वो प्रोटीन खराब हो गया, वो इंजाइम खराब हो गया, वो इंजाइम खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। जब कोई भी इंजाइम इनएक्टिव स्टेट में, तो इनएक्टिव से एक्टिव लाया जा सकता है टेम्परेचर को बढ़ा करके, लेकिन जब हमने एक बार टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ा दिया ऑप्टिमम टेम्परेचर से, तो वो इंजाइम डिनेचर कर गया। लेकिन अब डिनेचर से चाहेंगे कि वापस से वो रीनेचर हो जाए, ये होने वाला संभव नहीं है। एक बार डिनेचर हो गया इंजाइम, यानी कि एक बार डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसको वापस से हम लोग रीनेचर नहीं कर सकते हैं उस इंजाइम को, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ पे। चलो अब इस लाइन को देखो, समझ जाओगे। इंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज एबव एंड बिलो दिस टेम्परेचर। इंजाइम का जो एक्टिविटी है वो क्या होता है, कमते बढ़ते रहता है, या तो ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर घट जाएगा तो भी कम जाएगा, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ जाएगा तो भी इंजाइम का एक्टिविटी क्या होगा, घट जाएगा। ये चीज कर रहा है। उसके बाद कहता है कि एंजाइम स्टार्ट टू बिकम इनएक्टिव बियॉन्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम गया टेम्परेचर, तो इंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। अच्छा, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इनएक्टिव स्टेट यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ अ फूड इनसाइड द कोल्ड स्टोरेज। अब देखो इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से समझो। क्या होता है ना हमारे पास जैसे रात में खाना बन गया, ठीक है। हम लोग जब खाना जब बन जाता है ज्यादा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रिज में स्टोर क्यों करते हैं, फ्रिज में उसको मिलता है कोल्ड वेदर मिलता है, मतलब ठंडा मौसम उसको मिलता है, ठंडा रहता है वेदर वहां पर का एटमोस्फेयर जो फ्रीज का है वो कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। अब वो क्या करेगा, और जैसे कि कोई प्रोटीन जैसे फूड बनाया हमारे पास, ठीक है, प्रोटीन का कुछ फूड बनाया है, उसमें प्रोटीन का मात्रा बहुत ज्यादा, जैसे दाल मान लो ना, दाल ही मान लेते हैं, दाल में तो प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलता है पल्स में, ठीक है। दाल बना, हम लोग को दाल बच गया, अब उसको क्या फ्रिज में रख दिए। अब क्या हुआ ना, एक दाल को दो जगह में पहले हम लोग बांट लिए, एक दाल को हम लोग ने रख दिया फ्रिज में, एक को रख दिया हमने बाहर ऐसा ही, ठीक है। अब क्या हुआ, रात भर जिसे हमने बाहर छोड़ा था वो गमक गया, खट्टा हो गया, ठीक है। लेकिन जो जिसे हमने फ्रिज में रखा था वो अच्छा रहा, क्यों भाई, तो क्या हुआ ना, जैसे कि हमने दाल को गर्म किया, बनाया, ठीक है, बनाकर उसे ठंडा किया, नॉर्मल टेम्परेचर पे आया, रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे, और उसे हमने फ्रिज में डाल दिया, और कम टेम्परेचर उसे मिल गया, तो जो उसका जो प्रोटीन का जो पार्ट था ना, जो प्रोटीनियस पार्ट था वो उसका, वो सब कहाँ चला गया, इनएक्टिव फॉर्म में चला गया। पहले क्या था, रूम टेम्परेचर पर सब एक्टिव था, ठीक है, 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक वो क्या था, एक्टिव था। लेकिन जैसे ही हमने उसे फ्रिज में डाल दिया, उसका टेम्परेचर और डाउन हो गया, टेम्परेचर डाउन होने के कारण क्या हो गया, वो सारा चला गया इनएक्टिव स्टेट में, ठीक है। जो उसे ऑप्टिमल टेम्परेचर उसे मिलना चाहिए था, उस ऑप्टिमल टेम्परेचर से उसे कम टेम्परेचर मिल गया। जब कम टेम्परेचर मिल गया तो क्या हो गया इनएक्टिव स्टेट में चला गया। तो वही अभी मैंने बताया कि जब कोई प्रोटीन अगर एक बार इनएक्टिव स्टेट में जाता है, प्रोटीन या एंजाइम एक बार इनएक्टिव स्टेट में चला जाए, तो उसे हम लोग एक्टिव स्टेट में ला सकते हैं। तो उसे वो ठंडा, उसे जब हम सुबह उठेंगे तो उस फ्रिज से निकाल के उस दाल को फिर से हम लोग गर्म कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर से एक्टिव स्टेट में आ जाएगा, हम लोग उसे खा सकते हैं। लेकिन वही दाल जो हमने रात में जो बाहर रखा था, वो उसका तो टेम्परेचर हमने घटाया ही नहीं, उसको जो छोड़ दिया था 25 और से लेकर 30 डिग्री रूम टेम्परेचर पे, और रात में हो सके टेम्परेचर और बढ़ गया होगा कहीं पर से, एटमोस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर अगर बढ़ गया, तो बढ़ने के कारण क्या हुआ, उसका और टेम्परेचर बढ़ गया, ऑप्टिमल टेम्परेचर से और ज्यादा टेम्परेचर मिल गया, तो क्या हो गया, उसका प्रोटीनियस पार्ट डिस्ट्रॉय कर गया, एंजाइम डिस्ट्रॉय कर गया। अब एक बार डिस्ट्रॉय कर गया तो उसका जो स्मेल था वो खट्टापन उसमें आने गया, खट्टापन आ गया तो हम लोग उसे सुबह नहीं खा सकते हैं। तो यही नेचर हो, यही रीजन होता है, हम लोग फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फ्रीज में, स्टोर करके रखते हैं फ्रीज में, कोल्ड स्टोरेज देते हैं और उसे बाहर नहीं छोड़ते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि लो टेम्परेचर जो होता है ना, उस एंजाइम को क्या करता है, इनएक्टिव स्टेट में लेकर चला जाता है, ठीक है, जिससे कि हमारा फूड स्पॉइल नहीं हो पाता है, फूड खराब नहीं हो पाता है। और वही अगर हम लोग बाहर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, फूड स्पॉइल कर जाता है, जो उसका डीनेचर कर जाता है उसका एंजाइम, तो उसे हम लोग फिर खा नहीं सकते हैं। जब इनएक्टिव स्टेट में तो उसे एक्टिव करके तो खा लेंगे, लेकिन डीनेचर कर गया तो बाद में रीनेचर नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे बॉडी में होता है उसी तरह से बाहर में भी सेम एज इट इज, ठीक है। हमारे बॉडी में भी यही चीज है, हमारे बॉडी में भी अगर कोई भी एंजाइम अगर एक बार इनएक्टिव स्टेट में, तो हम लोग एक्टिव स्टेट में ला सकते हैं, लेकिन वही अगर एक बार डीनेचर कर जाए तो उसे बाद में रीनेचर नहीं कर सकते हैं, उसे फिर नया ही बनाना पड़ेगा वो एंजाइम को, ठीक है। ये था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इन द मोस्ट एंजाइम इफ एक्सपोज्ड टू अ टेम्परेचर एबव 50 डिग्री। अगर कोई भी एंजाइम है, बहुत सारे एंजाइम में क्या होता है कि अगर वो 50 डिग्री से उसको ज्यादा टेम्परेचर मिल गया, तो उसका क्या होगा, डिनेचरेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड काउज डिस्ट्रप्शन इन द नेटिव टर्सरी स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन एंड एक्टिव साइट।
और उसका क्या होगा, जो टर्सरी स्ट्रक्चर है और उसमें जो पॉकेट्स हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, एक्टिव साइट्स है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब कर जाएंगे और सारे के सारे खराब हो जाएंगे। ठीक है, वन इंजाइम डीनेचर कैन नॉट बी रीनेचर अगेन। एक बार इंजाइम अगर डीनेचर कर गया तो उसे वापस रीनेचर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम कहता है कि इंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, एग्जांपल हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे कि हॉट वेंट्स और सल्फर स्प्रिंग, जो कि ज्यादातर क्या, वो हमेशा ही हमेशा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में रहते हैं। ठीक है, तो उन लोग के पास एक अलग ही कैटालिटिकल पावर होता है उन लोग के एंजाइम में। ठीक है, उन लोग के एंजाइम में एक अलग प्रकार का कैटालिटिकल पावर होता है जो कि टोलरेट करता है और उन लोग को सस्टेन करता है, उन लोग को उस टेम्परेचर में भी, उस हाई टेम्परेचर में, मतलब 80 से 90 डिग्री में भी टोलरेट करने का, रहने का क्षमता उन लोग को मिलता है। उन लोग वहां पर भी सर्वाइव कर लेते हैं और वहां पर एंजाइम क्या रहता है, फिर भी वो स्टेबल रहता है उस टेम्परेचर में भी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि थर्मल स्टेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एंजाइम रिलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो थर्मल स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एंजाइम के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर लेस देन ऑप्टिमम वैल्यू द एंजाइम गेट इनएक्टिव, सो रेट ऑफ द रिएक्शन आल्सो डिक्रीज। हाँ देखो, अब देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर कम किए हम लोग इसको, तो क्या हो गया, एंजाइम कहाँ चला गया, इनएक्टिव स्टेट में चला गया। ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर कम कर दिए तो एंजाइम जो था इनएक्टिव स्टेट में चला गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, वही अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर कर जाएगा, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसका घट जाएगा। समझे, तो ये था हमारा टेम्परेचर का बात, जो कि यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। कि और है शायद, नहीं मे बी और है और देखो अभी आगे, रेट डबल और डिक्रीज बाई हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। अब देखो ये कहता है कि रेट या तो डबल होगा या फिर डिक्रीज करेगा 10 डिग्री से, डिक्रीज करेगा आधा फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। अब देखो 10 डिग्री से या फिर वो बढ़े टेम्परेचर या फिर 10 डिग्री से घट जाए। अगर 10 डिग्री से बढ़ रहा है रेट उसका डबल हो जाएगा। जिस कोई भी एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है, केमिकल रिएक्शन है, उसमें हम लोग एंजाइम ना डाल करके क्या किए, उसका टेम्परेचर को ही सिर्फ हम लोग क्या कर दिए, बढ़ा दिए 10 डिग्री से, तो क्या होगा, जो उसका रेट है वो दुगना हो जाएगा। या फिर 10 डिग्री से अगर घटा देंगे तो उसका जो रेट है वो आधा कम जाएगा। ठीक है, उसके बाद when enzyme catalyst reaction are observed the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction। अब यहाँ पे वही चीज कहता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं ना, कोई भी कैटलिस्ट रिएक्शन हो रहा है, वहां पे हम लोग कैटलिस्ट डाल दिए हम लोग, तो क्या होगा, उसका रिएक्शन तो बढ़ जाएगा। लेकिन वही अगर हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट ना डाल करके हम लोग उसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो भी उसका रेट जो है जो बढ़ जाएगा काफी हद तक। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जिसको हम लोग दर्शाते हैं Q10 से, रिप्रेजेंट द फैक्टर बाई विच, जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो एक फैक्टर होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक फैक्टर को, जिसके द्वारा हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी कि रेट जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं रेट एट T+10 बाई रेट एट T। मतलब कि 10 ज्यादा, Q10 का मतलब हो गया हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, अब जितना भी टेम्परेचर तुमने बढ़ाया, ठीक है, मतलब T टेम्परेचर पे कितना था, T टेम्परेचर जो था ना वो T ले लेंगे हम लोग नीचे में, ऊपर में ले लेंगे T+10 कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को आ गया टेम्परेचर कॉफिशिएंट आ जाता है। तो द रेट में रिप्रेजेंट एनी मेजर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो इस रेट से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन कितने देर में प्रोसीड होगा, कोई भी रिएक्शन कितने देर में कंप्लीट होगा, इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं, उसका रेट हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि 0 डिग्री पे रेट ऑफ रिएक्शन x है, तो 10 डिग्री कर दिए, जो टेम्परेचर उसका 10 डिग्री से बढ़ा दिए तो 2x हो गया। ठीक है, वही अगर 10 से 20 कर दिए और दुगुना कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी और दुगुना हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक सही है हमारा टेम्परेचर का बात, जो कि कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पीएच पे। ठीक है, पीएच क्या होता है, देखो एवरी एंजाइम हैज एन ऑप्टिमम पीएच व्हेन इट्स मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, जितने भी एंजाइम है सबके पास कोई ना कोई एक ऑप्टिमम पीएच होता है उसका, कि हाँ भाई मेरा ये पीएच आएगा तो हम यहाँ पर अपना एक्टिव होंगे, हम यहाँ पर अपना रोल प्ले करेंगे, अपना हम लोग काम यहाँ पे शुरू करेंगे। इस ये पीएच आएगा तो मेरा इतना पीएच है, हमको इतना चाहिए। ठीक है, वही कहता है rise and fall in pH reduce activity by changing the degree of ionization of its side chain। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे पीएच का वैल्यू बढ़ेगा या फिर पीएच का वैल्यू घटता है, उसी तरह से चेंजेस आते जाते हैं एंजाइम्स में। ठीक है, जैसे ये देखो एक ऐसा पीएच
जहां पर क्या होता है, एंजाइम का एक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, उस पीएच को बोलते हैं ऑप्टिमल पीएच बोलते हैं। अगर इस ऑप्टिमल पीएच से अगर पीएच कम रहेगा तो एंजाइम है जो एंजाइम काम नहीं करेगा। अगर इस पीएच ऑप्टिमल पीएच से अगर पीएच ज्यादा रहेगा तो भी एंजाइम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्टिमल पीएच ऐसा पीएच है जहाँ पे एंजाइम हाईली एक्टिव होता है, और हर एंजाइम का अलग अलग ऑप्टिमम पीएच होता है। ठीक है, ये कोई एक डिफिनिट नहीं होता है, सबका अलग अलग चेंज होता रहता है। सब कहता है कि भाई मेरा ये पीएच ऑप्टिमल पीएच, मेरा ये ऑप्टिमल पीएच है, मैं जब ये ऑप्टिमल पीएच आ जाएगा, मेरा ये पीएच आ जाएगा तो मैं यहाँ पे काम करूंगा, जब ये पीएच आ जाएगा तो मैं यहाँ पे काम करूंगा, ये चीज होता है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द इंटरसेलुलर एंजाइम फंक्शन नियर न्यूट्रल पीएच। बहुत सारे इंटरसेलुलर एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो कि न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं, एक्सेप्ट सेवरल, कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़ करके, डाइजेस्टिव एंजाइम को छोड़ करके, सॉरी, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को छोड़ करके जितने भी इंटरसेलुलर एंजाइम है वो सारे न्यूट्रल पीएच पे वर्क करते हैं। ठीक है, विच वर्क आइदर इन एसिडिक रेंज ऑफ पीएच, पेप्सिन और अल्कलाइन पीएच। अच्छा, अब कुछ होते हैं जो कि एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं, एसिडिक रेंज ऑफ पीएच पे वर्क करते हैं, जैसे कि पेप्सिन हो गया, और कुछ अल्कलाइन पीएच पे वर्क करते हैं जैसे कि हमारा ट्रिप्सिन हो गया। ठीक है, ये था हमारा पीएच का बात। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होता है जो देखते हैं। देखो, ऑन इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जैसे जैसे हम लोग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, टिल ऑल द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम गेट सैचुरेटेड। आफ्टर सैचुरेशन ऑन फर्दर इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे ओएफ है। देखो, इसका पहले स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर छूटा हुआ है। ये एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो डायग्राम थोड़ा गंदा है, बट कोई बात नहीं, समझने के लिए बना दिए, समझ जाना। ठीक है, तो देखो ये जो पांच है, एक दो तीन चार पर, ये तुम्हारा एक्टिव साइट हुआ, ये एंजाइम है। उसके बाद ये जितना भी सब क्या है, एक्टिव साइट है। देखो यहाँ पे बेसिकली हो गया रहा है, पहले तुम्हारे पास एक सबस्ट्रेट अवेलेबल हुआ, नियर एंजाइम के पास एक सबस्ट्रेट अवेलेबल आया, ये एक्टिव साइट है, जितना भी है ना ये बना हुआ, ये सारा गैप, ये सारा क्या है, एक्टिव साइट है। ठीक है, अब इस एक्टिव साइट के पास एक सबस्ट्रेट पहले आया, तो क्या होगा, एक सबस्ट्रेट आगे इसको स्प्लिट हो गया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर ओ आर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक प्रोडक्ट बन जाएगा एक सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट, दो सबस्ट्रेट आया तो दो प्रोडक्ट बनेगा पर सेकंड में। तीन सबस्ट्रेट आया तो तीनों में जाएगा तो तीन प्रोडक्ट बनेगा एक सेकंड में। चार सबस्ट्रेट आएगा तो चार प्रोडक्ट बनेगा एक सेकंड में। पांच आएगा तो पांच बनेगा, पांच प्रोडक्ट बनेगा एक सेकंड में। ठीक है, लेकिन वही अगर जब छह सबस्ट्रेट आ जाएगा तो क्या छह अब छठा लगेगा कहाँ जा करके। जैसे देखो, पहले एक आया तो एक तो लग गया, दो आया तो दो यहाँ यहाँ लग गया, तीसरा तीन आया तो तीन यहाँ यहाँ लग गया, चौथा तो एक दो तीन चार यहाँ लग गया, पांचवा आया तो एक दो तीन चार पांच यहाँ लग गया। लेकिन छह जब आएगा तो एक दो तीन चार पांच तो लग जाएगा, छठा बचा का बचा ही रहेगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है, तुम्हारे पास जितना एक एंजाइम में एक्टिव साइट है, वो एक्टिव साइट जब तक तुम्हारे पास भर ना जाए, तब तक क्या होगा, तुम्हारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का जो रेट है वो बढ़ते जाएगा। लेकिन जैसे ही एक्टिव साइट भरना बंद हो गया, जैसे ही एक्टिव साइट भरना बंद हो गया, यानी सेचुरेट जो सबस्ट्रेट है वो क्या हो जाएगा, सेचुरेट कर जाएगा। मतलब तुम उसके बाद सबस्ट्रेट कितना भी डाल दो, प्रोडक्ट का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो नहीं बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेचुरेट कर जाएगा। यानी कि तुम छह की जगह पे तुम 10 सबस्ट्रेट भी यहाँ पे डाल दोगे, बट यहाँ पर जो इसके पास जब जगह पांच है तो ये पांच ही को एक्सेप्ट करेगा ना, पांच को तो छोड़ ही देगा, तो पांच प्रोडक्ट पर सेकंड ही बनाएगा ना। वही चीज यहाँ पर लिखा है। अब देखो नेक्स्ट डायग्राम है, डायग्राम में क्या हुआ कि पहले तुमने क्या किया, एक डाला, एक सबस्ट्रेट पर सेकंड, दो सबस्ट्रेट पर सेकंड, तीन प्रोडक्ट पर सेकंड, चार प्रोडक्ट पर सेकंड, पांच प्रोडक्ट पर सेकंड। जैसे ही पांच डाला, ठीक है, पांच के बाद तुमने क्या किया, छह प्रोडक्ट डाल दिया, छह के बाद भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, छह डाला, सात डाला, आठ डाला, कितना भी डालते रहो तुम्हारे पास बनेगा तो उतना ही पांच प्रोडक्ट पर सेकंड ही बनेगा, क्योंकि उसके पास भाई एक्टिव साइट नहीं है ना ज्यादा उस एंजाइम के पास। उस एंजाइम के पास अगर एक्टिव साइट ज्यादा होगा तब तो वो जाकर उस सबस्ट्रेट को एक्सेप्ट करेगा ना। पहले क्या होगा कि वो जिसको पहले एक्सेप्ट किया, पहले वो प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद फिर फर्दर बनेगा। ठीक है, वही चीज को यहाँ पे समझाना है तुमको। देखो क्या होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि एक ऐसा टाइम आता है जहां पर कि तुम पहले सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है,
लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि तुम सबस्ट्रेट को तुम बढ़ाते जाओ, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का नाम नहीं लेगा, रेट ऑफ रिएक्शन वही रह जाएगा। ठीक है, वही लिखा है, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन इज राइजेस फर्स्ट। सबसे पहले क्या होगा, वो राइज करेगा एंजाइमेटिक रिएक्शन। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच द मैक्सिमम वेलोसिटी, जब वो रिएक्शन जो है अल्टीमेटली रीच कर जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी तक, विच इज नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। और फिर वो क्या होगा कि वो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर से जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है वो नहीं बढ़ेगा, मतलब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन तुम कितना भी कर दो लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, एंजाइम मॉलिक्यूल देखो ना, यहाँ पे सबस्ट्रेट का मात्रा नहीं चाहिए, सबस्ट्रेट तुम्हारा बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है सबस्ट्रेट, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, रेट जो है वो सेम रह रहा है, एज इट इज रह रहा है, नहीं भी मैक्स, इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। enzyme molecule are fewer. Enzyme molecule are fewer than the substrate molecule, and after the saturation, these molecules, saturation of these molecules, there are no free enzyme molecules to bind this additional substrate molecule। यानी कहने का मतलब इसका वही है कि enzyme molecules जो कि fewer बहुत कम है, substrate molecules जो कि ज्यादा है। ठीक है, और जब सैचुरेट कर गया, जब enzyme से उस substrate bind कर गया, तो बाकी जो फर्दर जो सबस्ट्रेट है वो तो बाइंड नहीं किया, तो क्या कर गया, सैचुरेट कर गया, मतलब वो वहां पे बाइंड नहीं कर पाए, वो एज इट इज वहीं पर का वहीं पर रह गया, इंजाइम के पास में ही, इंजाइम से जाके नहीं जुड़ पाया, क्योंकि इंजाइम के पास जितने भी एक्टिव साइट थे वो सारे तो भर गए, जो पहले सबस्ट्रेट आया उसके साथ में, बाकी जो बचे कुछ सबस्ट्रेट तो वहीं पर रह गए, वो जाके क्या कर गया, सैचुरेट कर गया। ठीक है, तो वही लिख रहा है, देयर आर नो फ्री इंजाइम, यहाँ पे कोई भी फ्री इंजाइम नहीं है, फ्री इंजाइम मॉलिक्यूल्स नहीं है जो कि बाइंड कर सके उस सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, अच्छा अब इसमें आता है एक चीज केम। केम क्या है, केम को हम लोग बोलते हैं माइकेलिस कांस्टेंट, जो कि इंडिकेट करता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को, इंडिकेट द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द केमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम अटेन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। केम ऐसा चीज होता है, केम को हम लोग बोलते हैं माइकेलिस कांस्टेंट, जहां पर Vmax का हाफ वैल्यू आता हो उसी को हम लोग बोलते हैं केम। ठीक है, मतलब कि जहां पर Vmax का हाफ आ जाए ना, Vmax/2, उसी में जो सबस्ट्रेट को सबस्ट्रेट वाले पॉइंट है, सबस्ट्रेट का जो ग्राफ है, सबस्ट्रेट का जो लाइन है, इसमें हम लोग यहाँ पर दर्शा देते हैं कि Vmax/2 आ गया यहाँ पे, तो ये चीज हो गया तुम्हारा केम कांस्टेंट हो गया, यानी कि माइकेलिस कांस्टेंट हो गया, माइकेलिस कांस्टेंट हो गया ये। ठीक है, केम इंडिकेट एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम। अच्छा, केम दर्शाता किसको है, दर्शाता है एफिनिटी ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट, क्षमता को दर्शाता है, किसको, कि उस एंजाइम से कितना सबस्ट्रेट जाकर जुड़ रहा है। ठीक है, उस चीज को दर्शाता है कौन, केम। हाई केम, अगर ज्यादा केम का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो एफिनिटी लो रहेगा। ठीक है, लो एफिनिटी, जबकि अगर केम का वैल्यू कम है तो दिखाएगा एफिनिटी ज्यादा है एंजाइम के पास। ठीक है, तो ये पॉइंट तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट बनता है, इस लास्ट वाला पॉइंट को तुम थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, कि केम अगर कम है, केम अगर कम है तो एफिनिटी ज्यादा होगा, केम अगर ज्यादा हो जाएगा तो एफिनिटी कम जाएगा। ठीक है, ये चीज था तुम्हारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। यहाँ पे क्या होगा, बाइंडिंग करेंगे हम लोग स्पेसिफिक केमिकल्स को। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम is also sensitive to presence of specific chemicals that binds to the enzyme। जो एक्टिविटी है एंजाइम का वो भी क्या होता है, सेंसिटिव होता है, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स, कहीं कोई उसके पास और कोई केमिकल्स तो नहीं ना है भाई, कि जो उससे जब दूसरा कोई जाकर के बाइंड कर गया, जैसे कि हमारे पास एंजाइम है उसका एक्टिव साइड का जो स्ट्रक्चर है उसके जैसा और कोई केमिकल्स तो भी तो नहीं ना है कि जाकर के उसके साथ बाइंड कर गया। ठीक है, इसीलिए अब अगर वो जाकर बाइंड कर जाएगा तो उसका तो हम लोग नाम दे देंगे क्या, इनिबिटर। वो क्या कर दिया, जो उसे जुड़ना था जो सबस्ट्रेट वो ना जुड़ करके कोई दूसरा आके जुड़ जाएगा, तो क्या कर दिया, उस जो एंजाइम का जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना था उसको तो रोक दिया ना बनने से। तो ठीक है, किसके जैसा काम किया, इनिबिटर के जैसा काम किया, उसका जो प्रोसेस था, जो केमिकल रिएक्शंस होने वाला था उस केमिकल रिएक्शंस को रोक दिया। ठीक है, तो उसका काम नाम हमने क्या दे दिया, जिसने रोका उसका नाम दिया हमने इनिबिटर नाम दिया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब जो एंजाइम का जो एक्टिविटी होता है वो एक स्पेसिफिक होता है कि हाँ ये एंजाइम है, ये इसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है, इसके पास ये इसका मतलब इस सबस्ट्रेट के जैसा ही इसके पास एक्टिव साइट है, ये इसके लिए ही स्पेसिफिक रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम लेंगे और किसी के साथ भी हम लोग अथी करवा देंगे कि जाओ भाई तुम इसका सबस्ट्रेट हो तुम बन जाओ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी अगर एंजाइम है तो उसका एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा, स्पेसिफिक फिर उसका क्या बोलते हैं रिएक्शंस होंगे। ठीक है, स्पेसिफिक उसका प्रोडक्ट बनता है, सारा चीज उसका स्पेसिफिक होता है कोई भी एंजाइम का। ठीक है, वही चीज लिखा है। ठीक, उसके बाद कहता है व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल सेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, जब कोई केमिकल आकर के बाइंड कर जाए एंजाइम के एक्टिविटी को बंद कर दे। ठीक है, ऐसा कोई केमिकल आ जाए और वो आकर के एंजाइम के साथ जाके लग गया
और उस एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर दिया, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इनिवेशन, और उस केमिकल को कहेंगे हम लोग इनिबिटर। जिस प्रोसेस से बंद किया उसको कह दी इनिबिशन, उस एंजाइम का काम को इनिबिट कर दिया। लेकिन उस केमिकल जिसने अगर रोका उसको कहेंगे इनिबिटर है वो, ठीक है। उसके बाद when the inhibitor closely resemble to the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme is known as competitive inhibitor। अब देखो, जब इनिबिटर है, जो इनिबिटर जो होता है ना, वो क्लोजली रिजेंबल टू सबस्ट्रेट, वो मतलब काफी ज्यादा देखने को मिलता जुलता मिलेगा तुमको, किसके जैसा, तो सबस्ट्रेट के जैसा तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है कि इनहिबिट कर देगा एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिविटी को ही रोक देगा, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। इनहिबिटर भी तुम्हारे पास दो तरह का होता है, एक कॉम्पिटिटिव एक नॉन कॉम्पिटिटिव, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा टॉपिक आया है यहाँ पर, टॉपिक में यहाँ पर ज्यादा डिटेल दिया नहीं इनहिबिटर का, एक इनहिबिटर का अलग टॉपिक लाए हैं, उसमें लोग दोनों को डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे, क्या होता है कॉम्पिटिटिव और क्या होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। उसके बाद ड्यू टू क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज ऑफ इनहिबिटर विद द सबस्ट्रेट, द इनहिबिटर competes the substrate for the substrate binding site टू द एंजाइम। देखो, जो सबस्ट्रेट का और इनहिबिटर का दोनों का तो होता है सेमी सेफ होता है, सेमी सेफ सेमी स्ट्रक्चर होता है, तो क्या करता है इनहिबिटर जो कंपीट करता है सबस्ट्रेट से, ठीक है, इनहिबिटर क्या करेगा, सबस्ट्रेट से कंपीट करेगा और खुद जाकर के वहां पे बैठ जाएगा और उस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा, उस एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर देगा, ठीक है। अच्छा, कंसिक्वेंटली क्या हुआ, सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, उससे फिर क्या हुआ, सबस्ट्रेट उससे बाइंड नहीं कर पाया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, एंजाइम का जो एक्शन था वो डिक्लाइन हो गया, एंजाइम का जो एक्शन था वो खत्म हो गया, खारिज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, विद द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ द रिएक्शन कैन इवेंचुअली रीच इट्स नॉर्मल वीमैक्स। जब उसका रिएक्शन वीमैक्स तक पहुंच जाए, नॉर्मल वीमैक्स तक पहुंच जाएगा, बट इट टेक अ हायर कंसंट्रेशन, लेकिन इसको क्या चाहिए, हायर कंसंट्रेशन चाहिए ऑफ सबस्ट्रेट टू गेट इट देयर, so Vmax remain unchanged and Km become higher in case of commutative inhibitor। इसका मतलब क्या है आगे तुम लोग समझ जाओगे, अभी अभी फिलहाल इस पर ध्यान मत दो इतना, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या हुआ, ये तुम्हारे पास यहाँ पे एंजाइम है, यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं सबका, ये तुम्हारे पास सबस्ट्रेट है, ये तुम्हारे पास इनहिबिटर है। क्या हो गया, देखो एंजाइम है, इसके पास देखो सबस्ट्रेट का भी सेम शेप है, ये नीचे में जो ये शेप है सबस्ट्रेट का और ये इनहिबिटर का, दोनों का देखो सेम है। यहाँ पर आना चाहिए था सबस्ट्रेट को, बट आ गया यहाँ पे इनहिबिटर आ गया, अब इस एंजाइम को, एंजाइम के काम को रोक दिया। क्या हो गया, इनहिबिटर बाइंड टू द एक्टिव साइट, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, डायरेक्टली क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया एक्टिव साइट को ही, ठीक है। अब देखो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एक, इसका एग्जांपल देख लो, एग्जांपल तो समझ जाओगे अच्छे से। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का नाम का एक एंजाइम था, ठीक है, उसका सबस्ट्रेट का नाम था क्या, सक्सिनेट। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम था जिसके सबस्ट्रेट का नाम था सक्सिनेट, ठीक है। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर का नाम था मेलोनेट, और मेलोनेट और सक्सिनेट दोनों का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, जैसे कि यहाँ पर ये सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, उसी तरह से मेलोनेट मेलोनेट और सक्सिनेट का स्ट्रक्चर आपस में मिलता जुलता है, और जो एंजाइम है उसका क्या नाम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस से जुड़ना चाहिए था सक्सिनेट को, लेकिन क्या होता है यहाँ पे आके जुड़ जाता है मेलोनेट, और क्या करता है इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस के एक्टिविटी को खत्म कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। Such competitive inhibitor are often used in the control of bacterial pathogen। इस तरह के हम लोग competitive inhibitor को यूज करते हैं बैक्टीरियल पैथोजन से बचने के लिए, ठीक है। एट एनी गिवन इनहिबिटर कंसंट्रेशन, कोई भी गिवन कंसंट्रेशन पे इनहिबिटर के competitive inhibitor कैन बी रिलीव बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। कैसा भी इनहिबिटर, देखो क्या होता है ना, हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से बच सकते हैं, कैसे, क्या करेंगे, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ गया उस एंजाइम के एक्टिविटी को डिक्लाइन कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट का जो मात्रा है उसको जो हम लोग बढ़ा देंगे ना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मात्रा कम जाएगा, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मात्रा कम जाएगा, सबस्ट्रेट का मात्रा जब बढ़ जाएगा तो क्या वहां पर जाना चाहिए था ज्यादा मात्रा में, क्या जाएगा, सबस्ट्रेट जाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर तो इक्की दुक्की जाएगा, ठीक है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हम लोग दवा यूज करेंगे जिससे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर खत्म हो जाए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यूज करके जो इनहिबिटर है उसको हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सिंपली इनहिबिटर का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इनहिबिटर क्या होता है, तो इनहिबिटर
या फिर बोल लो एंजाइम इनहिबिशन। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या फिर रिवर्सिबल टाइप। अच्छा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या फिर इरिवर्सिबल टाइप। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और रिवर्सिबल टाइप क्या होता है। जो देखो, दिस आर सबस्ट्रेट एनालॉगस, ये एक सबस्ट्रेट एनालॉगस है। ठीक है, एक एनालॉगस सबस्ट्रेट होता है जो कि बाइंड कर जाता है एक्टिव साइट से। जो लोग पढ़ चुके हैं, तो सिंपली क्या होता है, सबस्ट्रेट के जैसा ही होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होगा वो सबस्ट्रेट के जैसा होगा एज इट इज, और जो एंजाइम होता है उसमें सबस्ट्रेट के जगह पे ये जाके इनहिबिटर जाके लग जाता है और उस एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्लाइन कर देता है। जैसे कि देखो एग्जांपल अभी लोग देखा भी, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम था, उसको इनहिबिट किया किसने, मेलोनेट ने। मेलोनेट का इनहिबिटर आकर के क्या कर दिया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी को खत्म कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आना किस पे चाहिए था, इसका सबस्ट्रेट कौन है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का, तो सक्सिनेट है। ठीक है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का सबस्ट्रेट कौन है, तो सक्सिनेट है, और इसका इनहिबिटर कौन है, तो मेलोनेट है। ये दोनों ध्यान देना। ठीक है, मेलोनेट इज ए इनहिबिटर और सक्सिनेट इज ए सबस्ट्रेट ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अच्छा, और जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो एक तरह का रिवर्सिबल इनहिबिशन होता है, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रेजेंट करता है केम वैल्यू को इंक्रीज करेगा और Vmax में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम लोग रोक सकते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखो, नेक्स्ट हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और इरिवर्सिबल टाइप। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इनहिबिटर सब्सटेंस कैन बाइंड साइमल्टेनियसली विद एस, इसमें लगातार सबस्ट्रेट के साथ जुड़ते जाएगा। ठीक है, टू एन एंजाइम एट एनी साइट एंड डिस्ट्रॉय द सल्फोहाइड्रिल ग्रुप ऑफ द एंजाइम। देखो इसमें सिंपली क्या होता है ना, कि कैसे कोई भी एक एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है, एंजाइम के एक्टिव साइट में जाकर जिस सबस्ट्रेट को जाकर जुड़ना था वो जाकर जुड़ गया। अब क्या होगा, जुड़ा या फिर नहीं जुड़ा। ठीक है, अगर जुड़ गया भी है, और एंजाइम के पास देखो, एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट भी नहीं होता है, एक होता है एलोस्टेरिक साइट, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। जो एक्टिव साइट के अलावा अगर कोई साइट है एंजाइम के पास, उसको बोलते हैं हम लोग एलोस्टेरिक साइट। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जाएगा एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे जाकर अटैक कर देगा, एलोस्टेरिक साइट पे जाकर के जुड़ जाएगा और एंजाइम का शेप को ही चेंज कर देगा। ठीक है, और जब एंजाइम को जब शेप को चेंज कर दिया, तो उसमें अगर वो क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट, सॉरी एक्टिव कर रहे हैं, जो सबस्ट्रेट इसमें जुड़ा हो या फिर ना हो, अगर जुड़ा हुआ है तो वो निकल जाएगा ऑटोमेटिक, अगर ना जुड़ा हो तो उसमें जुड़ेगा ही नहीं आकर के, क्योंकि उसका शेप को ही चेंज कर दिया ना एंजाइम के शेप को, स्ट्रक्चर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब अलग कर देता है। ठीक है, तो उसी ये किसका काम होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। और जब एक बार शेप को डिस्ट्रॉय कर दिया, एक बार शेप को खत्म कर दिया, तो इरिवर्सिबल होता है, उसको वापस फिर हम लोग नहीं ला सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिशन करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है आपको, जैसे कुछ टॉक्सिक मेटल हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सीएन पॉइजनिंग ऑफ क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हो गया। ठीक है, ये सारे हो गए। उसके बाद नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि केएम में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, लेकिन Vmax क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये तो देखो दोनों का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखोगे तो यहाँ पर ये है तुम्हारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का है, जिसमें कि तुम्हारा केएम का वैल्यू इंक्रीज करता है। देखो यहाँ पे केएम का वैल्यू, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पर देखो Vmax का वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, Vmax का वैल्यू डिक्रीज करते चल जाता है। देखो यहाँ पे Vmax का वैल्यू अगर यहाँ पर ये था, देखो केएमएक्स है, ये Vmax का वैल्यू यहाँ पे ये है Vmax, और यहाँ पर Vmax, मतलब ये Vmax ये है ना, Vmax ये है, Vmax बाई 2 का वैल्यू करें, सॉरी Vmax बाई 2 का अगर तुम वैल्यू देखोगे, ये है तुम्हारा Vmax बाई 2। देखो यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर केएम का वैल्यू कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, और ये तुम्हारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, ये चीज हमारा यहाँ डायग्राम से ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बात करते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, देखो कोई भी एंजाइम है, ठीक है, कोई भी एंजाइम है, उसमें दो चीज पाया जाता है तुम्हारे पास। होलो एंजाइम, होलो मतलब पूरा एंजाइम, पूरा एंजाइम में क्या होता है, दो चीज पाया जाएगा। क्या, एक होगा एपो एंजाइम और एक होता है कोफैक्टर ग्रुप। ठीक है, पूरा एंजाइम में क्या होगा, दो चीज पाया जाएगा। क्या क्या, तो एक पाया जाएगा तुम्हारे पास एपो एंजाइम, एक पाया जाएगा कोफैक्टर का ग्रुप। ठीक है, चलो, तो होलो एंजाइम क्या होता है, कंप्लीट एंजाइम को हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या होता है भाई, तो प्रोटेनिसिस पार्ट होता है। ठीक है, मतलब कि एंजाइम का प्रोटेनिसिस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, और कोफैक्टर को कहते हैं भाई, तो कोफैक्टर कहते हैं हम लोग नॉन प्रोटीन का पार्ट, मतलब प्रोटीन का बना नहीं होता, नॉट प्रोटेनिशियस पार्ट होता है जो, ठीक है, नॉन प्रोटेनिशियस पार्ट तो होता है, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि इसका कोई काम नहीं है। अगर ये ना रहे एंजाइम के अंदर,
तो उसका कैटालिटिकल एक्टिविटी को कौन बनाएगा भाई? उसके कैटालिटिकल एक्टिविटी कैटालिटिकली कैटालिटिकली एक्टिव करने में एंजाइम को मदद करता है कौन? कोफैक्टर। अगर कोफैक्टर ना रहे एंजाइम में तो वो एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कोफैक्टर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो पहले हमारा कोएंजाइम, फिर हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप, और फिर हमारे पास एक मेटल आयंस। ठीक है, तो हम लोग को इस तीनों के बारे में हम लोग को देखना है कि जो कोफैक्टर है वो 3 टाइप्स के होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक है मेटल आयन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बॉन्डेड। देखो इसमें मेनली तुमको याद क्या क्या रखना है वो चीज पे ध्यान देना। प्रोस्थेटिक ग्रुप किसका बना होता है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है। अच्छा, इसमें बॉन्ड कैसा होगा? तो टाइटली बॉन्डेड होता है ये। ठीक है, मतलब जो प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी कि जो को फैक्टर है तुम्हारा, वो एपो एंजाइम से कैसे जुड़ा होता है? तो टाइटली जुड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल पे आते हैं। पहले ये देखो, उसके बाद कोई एंजाइम जो होता है वो क्या होता है? वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना होता है। लेकिन ये जो एपो एंजाइम से जुड़ा होता है ट्रांजिएंट वे में। ठीक है, ट्रांजिएंट वे कहने का मतलब कैसा? देखो ये हो गया तुम्हारे पास एकदम क्या बोलो, टाइटली बॉन्ड। ठीक है, ट्रांजिएंट का मतलब कि ऐसे। ठीक है, ऐसे मतलब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, जब आया फिर गया, आया गया आया गया, ये हो गया तुम्हारा ट्रांजिएंट। इसको तुम ऐसे याद रखो। कोई एक लड़का है, ठीक है, उस लड़के के पास क्या है? बेस्ट फ्रेंड है और गर्लफ्रेंड है और फ्रेंड है। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड हो गई प्रोस्थेटिक ग्रुप, गर्लफ्रेंड हो गई उस लड़के की कोएंजाइम, और जो मेटल आयंस है वो फ्रेंड है। ठीक है, मेटल आयंस तो भाई किसी के साथ भी बॉन्ड बनाया है, मतलब एक फ्रेंड है उसके वो भी फ्रेंड है, उसके वो भी फ्रेंड है, वो भी फ्रेंड है, वो भी फ्रेंड है। ठीक है, और कोएंजाइम यानी गर्लफ्रेंड उस बंदे की। ठीक है, गर्लफ्रेंड क्या है? एक आ रही है दूसरे जा रही है, एक आ रही है दूसरे जा रही है, एक आ रही है दूसरे जा रही है। लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना वो ऐसे नहीं होती। बेस्ट फ्रेंड हमेशा एक ही रहती है। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड हमेशा एक ही रहती है, वो टाइटली बॉन्डेड रहती है उससे। ठीक है, तुम इसे ऐसे याद रखो। ठीक है, उसके बाद पर ऑक्सीडेज एंड कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ H2O2। H2O2 पेरोक्सिडेज वाटर, H2O2 को तोड़ देता है पानी और ऑक्सीजन में, वाटर एंड ऑक्सीजन में तोड़ देता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या लाते हैं? तो पेरोक्सिडेज और कैटलिज। वेयर हेम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, जहाँ पे हेम क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, एंड इट इज द पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और ये एक्टिव साइट एंजाइम के एक्टिव साइट का पार्ट होता है। ठीक है, ये था तुम्हारा प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब हम कोएंजाइम का बात कर रहे थे, जो कि ये क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कैसा होता है? तो ट्रांजिएंट होता है, यूजुअली अकर टू द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। ये भी इसको हम लोग यूज करते हैं यूजुअली अकरिंग कहाँ पे? तो कैटालिसिस के दौरान। द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम आर विटामिन्स। बहुत सारे इसेंशियल कंपोनेंट्स होता है कोएंजाइम्स का, क्या? विटामिन्स है। ठीक है, जिसका एग्जांपल जैसे क्या है? निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और NADP, जो कि विटामिन नियासिन में कंटेन करता है। क्या? विटामिन नियासिन, विटामिन B3। ठीक है, इसेंस और फिर क्या? कोएंजाइम सर्व एज अ कोफैक्टर। कोएंजाइम है जो कोफैक्टर के जैसा भी काम करता है इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शंस में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो मेरे पास है मेटल आयंस। मेटल आयंस क्या करता है? नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयंस। बहुत सारे नंबर में एंजाइम्स होते हैं जिसमें इसको क्या रिक्वायर होता है? मेटल आयंस का रिक्वायरमेंट होता है फॉर देयर एक्टिविटी फ्रॉम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो जो मेटल आयंस है यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक था क्या जो कि बना रहा था टाइटली बॉन्ड, दूसरा क्या बनाया? ट्रांसिएंट बॉन्ड। यहाँ मेटल आयंस क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहाँ बनता है? तो मेटल मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, जहाँ पर विथ साइड चेन एंड द एक्टिव साइड एंड द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट, जो कि एक साथ में एक इससे भी बॉन्ड बनाता है, एक उससे भी बॉन्ड बनाता है, एक उससे भी बॉन्ड बनाता है। तो ये कौन करता है ऐसा? फ्रेंड करता है, मतलब नॉर्मल फ्रेंड भाई। वो फ्रेंड एक ऐसा बंदा तो होता ही है ना, उस बंदे के बंदे मतलब उस फ्रेंड का, जैसे मेरा ही है, कोई भी मेरा फ्रेंड है। अब उस हमने नॉर्मल फ्रेंड है तो उसका तो भी तो बहुत सारा फ्रेंड होगा ना, फ्रेंड सर्कल अलग अलग होगा। तो ये चीज है। ठीक है, तो ये किसका काम हो गया? तो ये मेटल का काम क्या है कि हम इससे भी जुड़ा है, उससे भी जुड़ा है, उससे भी जुड़ा है, उससे भी जुड़ा है। ये काम कौन कर रहा है? फ्रेंड कर रहा है, यानी मेटल्स कर रहा है। ठीक है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम व्हिच टेस्टिफाई द दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिकल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ये नीट में आया हुआ लाइन है, ये लाइन पे ध्यान देना कि हम लोग जब कोफैक्टर को जब हम रिमूव कर देंगे ना एंजाइम से, उसका कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगा, वो कैटालिटिकल रोल अपना प्ले नहीं कर पाएगा। इसलिए क्रूशियल रोल होता है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम के लिए। कौन? तो कोफैक्टर। ठीक है, अच्छा जिंक है जो कोफैक्टर है किसका? फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का कोफैक्टर कौन? जिंक।
ये हो गया हमारा मिडल लाइन। यहाँ पर हमारा इंजाइम का जितना टॉपिक था वो सारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास ये। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन को करने का जो तरीका है उस पे जा रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। तरीका पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि पहले तुम क्या करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन को समझो, उसके बाद क्वेश्चन का जो आंसर है वो तुम कमेंट बॉक्स में दे दो, ठीक है। और फिर वीडियो को क्या करो, प्ले करो, प्ले करके फिर तुम देखो कि क्वेश्चन का क्या आंसर तुम्हें जो वहाँ पे लिखा है कमेंट में वो सही है गलत है। अगर सही है तो अच्छा बात है, अगर गलत है तो तुम्हें उस गलती से तुम्हें सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन। देखो नीट 2024 का क्वेश्चन है, सब पीवाईक्यू लेकर के आए हैं, इसलिए ध्यान से देखना। तो कह रहा है कि द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, जो ऐसा रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन, किसके साथ इंक्रीज करता है? तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन या पीएच कंसंट्रेशन, पीएच सॉरी पीएच ऑलवेज। तो देखो इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है, इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है जहाँ की इंक्रीज करेगा किसका? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन भी क्या होगा? बढ़ते चल जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं कर रहा है कि मतलब कब तक बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब कुछ हद तक बढ़ेगा। ये तो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है ना कि हाँ भाई वो सैचुरेट करेगा कि नहीं करेगा, वो चीजों को ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है कि ऐसा इंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन है, किसको बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को जब बढ़ाएंगे तो इंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन भी, रिएक्शन का रेट जो है वो भी बढ़ते चल जाएगा साथ। हाँ मानते हैं कि आगे जाकर के क्या होगा, वो सैचुरेट करेगा, लेकिन उसमें वो ध्यान नहीं देना। सिंपली यहाँ पूछ रहा है किसके साथ बढ़ेगा? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ बढ़ेगा। आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। चेक करते हैं, ये है भी। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो फैक्टर आर इसेंशियल फॉर सम एंजाइम एक्टिविटी बिकॉज। वो फैक्टर है जो कि इसेंशियल होता है कुछ एंजाइम एक्टिविटी के लिए। क्यों? ये भी देखो नहीं 2024 का क्वेश्चन है। तो दे प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी, फिर कहता है दे हेल्प इन ए प्रोडक्ट फॉर्मेशन, दे अल्टर द शेप ऑफ द एक्टिव साइट, दे बाइंड विद सबस्ट्रेट। तो कह रहा है यहाँ पे देखो फैक्टर एसेंशियल, को फैक्टर क्यों एसेंशियल है भाई एंजाइम की एक्टिविटी के लिए? तो ये क्या करता है? अल्टर करता है शेप ऑफ द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के शेप को अल्टर करता है, इसीलिए यहाँ पर को फैक्टर क्या है, जरूरी है। क्या ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है? एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। हेल्प इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन में मदद भी नहीं करता है। अल्टर करता है एक्टिव साइट को, ठीक है ये सही होगा। दे बाइंड विद सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, नहीं। आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। चेक करो, सी है भी। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहता है कि एट हाई टेम्परेचर एंजाइम गेट इनएक्टिवेटेड बिकॉज। हाई टेम्परेचर पे एंजाइम क्या होता है? इनएक्टिवेट हो जाता है। क्यों? सबस्ट्रेट इवेपोरेट करता है, एंजाइम डीनेचर हो जाता है, या फिर रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है, या फिर कोई एंजाइम लॉस्ट हो जाता है। कह रहा है कि हाई टेम्परेचर जब करते हैं ना तो एंजाइम इनएक्टिवेट होता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। क्यों भाई? सबस्ट्रेट इवेपोरेट होता है? नहीं। एंजाइम डीनेचर करता है? हाँ। सबस्ट्रेट स्लो सॉरी रिएक्शन स्लो डाउन? नहीं। कोएंजाइम इज लॉस्ट? नहीं। आंसर क्या होना चाहिए मेरा? बी। एंजाइम क्या कर जाता है? डी नेचर कर जाता है, इसीलिए एंजाइम वहां पर इनएक्टिव हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो देखो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी है, सही है। नेक्स्ट, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम का एक्टिव साइट क्या है? इज डिस्ट्रॉय आफ्टर द रिएक्शन, हैज अ स्पेसिफिक शेप, is made of lipid, is not required for activity, ठीक है। तो देखो जो एक्टिव साइट होता है एंजाइम का उसके पास स्पेसिफिक शेप होता है, लिपिड का बना होता है, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है उसके पास। और रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी, एक्टिविटी के रिक्वायर्ड नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता है। डिस्ट्रॉय आफ्टर रिएक्शन, अब रिएक्शन के बाद क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता है। हम मानते हैं इंड्यूस्ड फिट वाले में क्या होता है कि शेप चेंज होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, शेप चेंज होता है। और शेप चेंज होना और डिस्ट्रॉय होना में बहुत फर्क है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, इंड्यूस्ड फिट वाले में शेप चेंज होता है। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं शेप चेंज का तो बात किया नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली बोल देते हैं कि इसके पास स्पेसिफिक शेप होता है, यही सही होगा, बी जाएगा मेरा आंसर इसका 4 का। चेक करो, है भी। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। कौन सा इसमें से प्रॉपर्टी नहीं है एंजाइम का? दे आर प्रोटीन, दे अल्टर इक्विलिब्रियम, दे आर स्पेसिफिक, दे आर बायोकैटलिस्ट। तो देखो क्या एंजाइम जो है वो प्रोटीनियस नेचर का होता है? तो होता है। अल्टर इक्विलिब्रियम, क्या इक्विलिब्रियम को अल्टर करता है? तो ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा है हमने। दे आर स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफिक होता है। दे आर बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट भी है, तो आंसर क्या जाएगा मेरा? बी ही जाएगा भाई। ये सब तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखो जो कि पीवाई क्यू पूछा हुआ है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाई क्यू। चलो देखो बी है भी, इसका आंसर सही है। देखो अगर ये सब क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा तो फिर दिक्कत है भाई, फिर तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें।
तो अगर ये सब क्वेश्चन बन जा रहा है वीडियो पॉज करके तो फिर अच्छी बात है, फिर तुम सही जा रहे हो, करते जाओ। फीडबैक इनिबिशन अकर व्हेन, देखो नीट 2022 का क्वेश्चन है, फीडबैक इनिबिशन कब होता है? सबस्ट्रेट इनिबिट एंजाइम, कोफैक्टर इनिबिट एंजाइम, प्रोडक्ट इनिबिट एंजाइम, या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन कर रहा है फीडबैक इनिबिशन अकर, फीडबैक इनिबिशन मतलब कोई भी फीडबैक अगर है उसको रोक रहा है, कैसे रुकेगा, कब रुकेगा? तो देखो ना, सबस्ट्रेट इनहिबिट कर देगा क्या? नहीं होगा भाई, सबस्ट्रेट इनहिबिट करने से क्या होगा? कोफैक्टर इनहिबिट करने से भी नहीं होगा। प्रोडक्ट इनहिबिट एंजाइम, प्रोडक्ट क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा उस एंजाइम को, हाँ ये होगा, ठीक है। प्रोडक्ट इनहिबिट एंजाइम, प्रोडक्ट क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा उस एंजाइम को, तो फीडबैक इनहिबिशन हो जाएगा, ठीक है। फीडबैक उसका नहीं रोक पाएगा। डी भी नहीं होगा। चलो आंसर क्या जाना चाहिए? सी जाना चाहिए। सी है, चलो सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू, एपो एंजाइम और कोफैक्टर को मिला क्या बोलते हैं? देखो इतना इजी क्वेश्चन, ये 2021 का है, तो क्या बोलते हैं? अभी पढ़ा था हमने, होलो एंजाइम बोलते हैं। आंसर बी जाना चाहिए, बी है अभी। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एंजाइम्स आर, एंजाइम किसका बना होता है? जो पूछ रहे हैं 2021 का क्वेश्चन, देखो ये भी इजी है। क्या लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्या का बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, लिपिड भी नहीं होगा, न्यूक्लिक एसिड भी नहीं होगा। सी आना चाहिए, सी है अभी। नेक्स्ट चलो, एंजाइम एमाइलेज एक्ट्स ऑन, एंजाइम अमाइलेज जो है किस पे काम करता है? ये 2022 का क्वेश्चन है। एंजाइम अमाइलेज, ध्यान से पढ़ो पहले, एंजाइम अमाइलेज किस पे काम करेगा? ठीक है, प्रोटीन पे, फैट पे, स्टार्च पे, न्यूक्लिक एसिड पे। देखो फैट और न्यूक्लिक एसिड तो नहीं होगा, लेकिन बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज करेगा प्रोटीन में और स्टार्च में, ठीक है। लेकिन बट जो अमाइलेज यूज होता है वो स्टार्च के लिए होता है, ठीक है। एलुरो बट यूज करते हैं हम लोग, प्रोटीन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या जाएगा हमारा? सी जाएगा, ए नहीं जाएगा, ठीक है। आंसर सी है भी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी द मोस्ट, कौन इसमें से जो एंजाइम की एक्टिविटी को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है? नीट 2020 का क्वेश्चन है ये, देखो इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। लाइट, साउंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बताओ कौन अफेक्ट करेगा? चार फैक्टर थे भाई, चारों में से कौन सा? एक टेम्परेचर ही तो है जो अफेक्ट करता है, इसमें सिर्फ सी जाएगा, सी है भी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एंजाइम इनहिबिट कैन बी रिवर्स्ड इन, सॉरी एंजाइम इनहिबिशन कैन बी रिवर्स इन, एंजाइम इनहिबिशन किस में रिवर्स हो सकता है? कौन सा रिवर्सिबल था, कौन सा इरिवर्सिबल था, ये बताना है, ठीक है। नीट 2019 का क्वेश्चन, इतना इजी, बताओ। एलोस्टेरिक इनहिबिशन, इरिवर्सिबल इनहिबिशन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन, कंपेटिटिव इनहिबिशन, या फिर नन ऑफ दिस। इरिवर्सिबल तो होगा नहीं भाई, क्योंकि पूछ रहा है रिवर्सिबल कौन सा होगा, तो इरिवर्सिबल से जाएगा नहीं। एलोस्टेरिक इनहिबिशन तुम लोग को पढ़ना नहीं है, ये पढ़ा नहीं है, ये होगा नहीं। बचा क्या? कंपेटिटिव इनहिबिशन, हाँ तो ये क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल वाला क्या था? नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन था। आंसर क्या जाएगा मेरा? सी जाएगा, ठीक है, सी है अभी। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये कहता है केम वैल्यू ऑफ एन एंजाइम इज मेजर्ड ऑफ, केम वैल्यू किसका मेजर करता है? नीट 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्टिमम टेम्परेचर को, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी, या फिर एंजाइम अमाउंट। ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को मेजर करता है ना हाफ वी मैक्स पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर देखता नहीं है, मैक्सिमम वेलोसिटी भी नहीं है, एंजाइम का अमाउंट भी नहीं। आंसर क्या जाएगा? बी जाना चाहिए, चेक करो बी है कि नहीं, बी है भी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन है तुम्हारे पास। एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक, एंजाइम क्या हाईली स्पेसिफिक है? हाँ है। दे हैव अ स्पेसिफिक एक्टिव साइट, इसके पास स्पेसिफिक एक्टिव साइट होता है, हाँ सही है। देखो एम्स 2018 क्वेश्चन है, इतना इजी पूछा हुआ है, इजी क्वेश्चन है यार। एंजाइम क्या है? हाईली स्पेसिफिक है, हाँ सही है। दे हैव स्पेसिफिक एक्टिव साइट, इसके पास स्पेसिफिक एक्टिव साइट होता है, तो हाँ होता है। तुम्हारे पास सी और डी ऑप्शन तो गया, बचा क्या? ए और बी। अब यहाँ पर असर्शन के बाद लगा दो बिकॉज, और पढ़ लो। एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक एक्टिव साइट। एंजाइम क्यों हाईली स्पेसिफिक है भाई? क्योंकि इस पास स्पेसिफिक एक्टिव साइट है, तभी तो इसे हम लोग एंजाइम को हाईली स्पेसिफिक कर रहे हैं ना। तो हाँ ये भी सही है ना, तो आंसर क्या जाएगा मेरा? ए जाएगा, बी जाएगा नहीं। आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। चेक करो ये है कि नहीं, ये है भी। नेक्स्ट चलो आगे। नेक्स्ट तुम्हारे पास फिर से असोसिएशन आता है। असोसिएशन इसमें देखो ये भी एम्स 2018 क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एंजाइम इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम जो है वो क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करता है, जो कि क्या है? गलत है। एंजाइम डिक्रीज करता है ना भाई एक्टिवेशन एनर्जी को। नेक्स्ट देखो, एंजाइम वर्क फास्टर ड्यू टू एनर्जी बूस्ट, एनर्जी है जो एंजाइम है वो क्या करता है? जल्दी काम, ज्यादा काम करता है, वर्क फास्टर ड्यू टू एनर्जी बूस्ट। हाँ सही तो है। तो आंसर क्या जाएगा? असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, देखो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ, रीजन इज ट्रू एंड असर्शन इज फॉल्स, ठीक है। बच्चा देखेगा ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, कहेगा ऑप्शन गलती है, बट भाई पूरा पढ़ो, रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स। यहाँ पे असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स है, तो आंसर क्या जाना चाहिए? डी जाना चाहिए था, ठीक है। इसका आंसर नहीं दिया है, बट इसका आंसर मार्क कर लो, डी होगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेप्सिन एक्ट इन, पेप्सिन किस पे एक्ट करेगा? जो एम्स 2017 का क्वेश्चन है, बताओ, ये भी तुम्हारे पास स्लाइड्स में था अभी। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, इसके लिए टाइम भी दे रहे हैं। अल्कलाइन पीएच, न्यूट्रल पीएच, एसिडिक पीएच या वेरिएबल पीएच? इसका आंसर होगा, जल्दी बताओ, पेप्सिन था, क्या था, जल्दी बताओ, एसिडिक की अल्कलाइन? इसका आंसर होगा सी, एसिडिक पीएच पे काम करता है पेप्सिन, ना कि अल्कलाइन पे काम नहीं करता है। अल्कलाइन के लिए तो ट्रिप्सिन था ना, याद करो। ठीक है, चलो देखो चेक करो, आंसर सी है भी। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। 16 क्वेश्चन नंबर का था जाइमोजेन इज, जाइमोजेन क्या है? ठीक है, एम 2017 क्वेश्चन है। एक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव प्रिकर्सर है, इनिबिटर है या फिर कोफैक्टर है? तो जाइमोजिन एक इनएक्टिव प्रिकर्सर है, ये तुम लोग शायद पढ़ना नहीं है, बट कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाया हूँ मैं, जाइमोजिन के बारे में नहीं बताया हूँ, कोई बात नहीं, याद रखो, जाइमोजिन इनएक्टिव प्रिकर्सर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इनएक्टिव प्रिकर्सर है भी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डीनेचर एन एंजाइम? कौन सा इसमें से डीनेचर नहीं करता है खुद के एंजाइम को? फॉलोइंग डज नॉट डीनेचर एन एंजाइम, नीट 2016 का क्वेश्चन है ये। चेंज इन पीएच, हाई टेम्परेचर, डाइल्यूशन, इनिबिटर? ठीक है, क्या करेंगे जिस कारण एंजाइम का डिनेचरेशन नहीं हो पाएगा? तो पीएच चेंज करेंगे तो डिनेचर होगा एंजाइम, ये होगा। हाई टेम्परेचर कर देंगे तो भी होगा, इनिबिट करेंगे तो भी होगा इनिबिटर। अब इनिबिटर कैसा है उस पर डिपेंड करता है ना, अगर इनिबिटर नॉन कम्पिटिटिव वाला हो गया तो डिनेचर कर ही जाएगा। ठीक है, लेकिन डाइल्यूशन से डीनेचर नहीं होता है। आंसर क्या जाएगा इसका? सी जाएगा। मतलब डाइल्यूशन के कारण जो एंजाइम है वो डीनेचर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चेक करो, सी है अभी। चलो आगे चलते हैं। आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स वर्क इन स्मॉल इंटेस्टाइन? कौन सा एंजाइम इसमें से वर्क करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? नीट 2016 का क्वेश्चन है। पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन या फिर नन ऑफ दिस? देखो ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा वर्क करेगा? पेप्सिन नहीं करता है, रेनिन भी नहीं करेगा, बचा क्या? लाइपेज, लाइपेज वर्क करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद रखो, तुम लोगों को सिलेबस में है नहीं, फिर भी याद रखो, क्वेश्चन आ चुका है तो डाल ही दिया मैं भी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन एंजाइम? कौन सा इसमें से प्रोटीन एंजाइम है? कौन सा इसमें से प्रोटीन एंजाइम है? 2015 का क्वेश्चन है। डीएनए, पेप्सिन, सेलुलोज, आरएनए? कौन सा इसमें प्रोटीन का एंजाइम है? तो फिर पेप्सिन, पेप्सिन इज अ प्रोटीनेसिस एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी जाएगा आंसर, और क्या। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 20 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंजाइम? कौन सा इसमें से एंजाइम के लिए सही है? नीट 2015 का क्वेश्चन पूछ रहा है। यूज्ड अप इन अ रिएक्शन, आर नॉन स्पेसिफिक, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, शिफ्ट इक्विलिब्रियम? ठीक है, इसमें पूछ रहा कौन सा इसमें से सही है। क्या एंजाइम रिएक्शन में यूज होता है कभी भी? कभी नहीं। और नॉन स्पेसिफिक, नहीं, एंजाइम हमेशा स्पेसिफिक होता है। एंजाइम क्या एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है? हाँ करता है। इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है? नहीं, इक्विलिब्रियम को तो शिफ्ट नहीं करता है, इक्विलिब्रियम में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा एंजाइम। ठीक है, ये सिर्फ क्या करता है, रेट को खाली क्या करता है, घटा देता है, सॉरी रेट को बढ़ा देता है। कैसे? तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तो आंसर क्या जाएगा इसका? सी जाएगा। चेक करो सी है कि नहीं, सी है भी, सही है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, देखो जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, एम्स 2014 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अमाइलेज, यहाँ पर 1 2 शायद छूट गया है, 1 मिनट रुक जाओ। 1 2 3 4, हाँ देखो इसमें क्या है, अमाइलेज, स्टार्च, लाइपेज, फैट, पेप्सिन, प्रोटीन, ट्रिप्सिन, प्रोटीन। अरे इसमें मैच करना है, थोड़ा एरो को ध्यान मत देना, ठीक है, एरो पे ध्यान मत देना, इसमें मैच करना है, मैच करो तुम सिंपली। अमाइलेज क्या होगा बताओ? प्रोटीन होगा, स्टार्च होगा, फैट होगा, प्रोटीन होगा या प्रोटीन होगा? अमाइलेज इज अ स्टार्च, अमाइलेज क्या जाएगा? स्टार्च जाएगा। ए का 1, यहाँ यहाँ सी गया, डी ए गया। ठीक है, उसके बाद फिर लाइपेज, लाइपेज क्या होगा? फैट्स, फैट्स को स्टोर करेगा। ठीक है, इसमें मिल नहीं ना तुमको, स्टोरेज का, स्टोरेज से क्वेश्चन है कि कौन किसको स्टोर करेगा? पेप्सिन, प्रोटीन, सी का 3 जाएगा, 4 नहीं जाएगा। ठीक है, और ट्रिप्सिन, प्रोटीन, ये भी प्रोटीन होगा। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा तुम्हारा? डी, ए का 1 2 का। एक्चुअली यहाँ पे आंसर भी सामने सामने लिखा हुआ था, बट यहाँ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ पे एरो देना हट गया था, बच गया था, और ऑप्शन को थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहिए था, बट ऑप्शन ऊपर नीचे कर नहीं पाया, भूल गया था, तो जैसा था वैसा मैं करके दे दिया। चलो कोई बात नहीं, सबका आमने सामने ही आंसर ही इसमें लिखा हुआ था, तो ये बोनस क्वेश्चन रहा एक तुम लोग के लिए। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। चलो
सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। एंजाइम का टॉपिक जो भी था खत्म हुआ, एंजाइम चैप्टर भी खत्म हो, ये तो बायोमोलिकुल्स का चैप्टर भी खत्म हो गया, एंजाइम का टॉपिक भी खत्म हो गया। हम फुल डिटेल स्टडी भी की है एंजाइम का। ठीक है, तो मज़ा आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना कैसा कैसा लगा वीडियो, क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया। चैनल को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस करना जरूर भूलना कि नेक्स्ट वीडियो का तुम्हें तो कोई वीडियो अपलोड हुआ है फिर रील्स अपलोड होता है तो तुम्हें उससे नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। चलो मिलते हैं हम लोग अब तुमसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।